तो सर इस पॉडकास्ट को हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि साल 2026 स्टार्ट होने वाला है जी। और हर साल ही हर इंसान चाहता है कि वो अपने आप को अपग्रेड करे, एक नई जर्नी स्टार्ट करे। सब लोग सोचते हैं मैं जिम स्टार्ट करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, नया करियर स्टार्ट करता हूँ, नई स्किल डेवलप करता हूँ। हर साल हर इंसान सोचता है, लेकिन हर साल ही ज़्यादातर लोग नाकामयाबी होते हैं। कुछ दिन उनके अंदर वो मोटिवेशन रहता है, उसके बाद में वो पूरी तरह से चले जाते हैं। लेकिन इस साल नहीं, क्योंकि वो इस साल आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम दोनों का पॉडकास्ट देख रहे हैं, जहाँ पर मोटिवेशन का डबल डोज होता है पिछले साल की तरह। क्या तो आज उनको हम कुछ ऐसा दें जैसे कि हर साल जो उनके साथ में होता है वो उनके साथ इस साल ना हो। तो वो अपने आप को इस साल कैसे अपग्रेड करे, किससे नई जर्नी स्टार्ट करे। आपने एक बड़ा शानदार वर्ड यूज किया, रीस्टार्ट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं रिस्टार्ट कैसे करूं तो मैं एक थ्योरी देता हूं, सेट SET, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ओके। वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी दैट चेंज्ड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी में 360 चेंज लेकर आया। ओके। एक लड़का एक STD PCO की दुकान पर पहुंचता है, आज से 20-25 साल पहले, जब वो मोबाइल ज़्यादा थे ना, STD PCO हुआ करते थे। क्या है ये सेट? वो लड़का वहाँ से एक फ़ोन करता है, उधर से एक मैडम फ़ोन उठाती है। लड़का बोलता है मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। मैडम बोलते नहीं मेरे यहाँ तो माली है। लड़का कहता है मैडम मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोलते नहीं मेरे यहाँ तो माली है, वो बहुत अच्छा, मैं नहीं हटाऊंगी। लड़का बोलता है मैडम मैं फीस, मुझे सैलरी 100 रुपये कम दे देना, मुझे रख लो। मैडम बोलते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं उसे नहीं हटाऊंगी। लड़का बोलता है मैडम मैं लंच भी नहीं करूँगा, अपने घर से लेके आऊँगा, मुझे रख लो। मैडम कहते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा, मैं नहीं हटाऊंगी। और वो मैडम ऐसा कह के फ़ोन काट देती है। और ये सब दीपक भाई वो STD PCO का ऑनर देख रहा होता है। उसे उस लड़के पे तरस आ जाता है। उस लड़के के पास आता है और बोलता है यार बेटा तुझे नौकरी की इतनी ज़रूरत है, तुझे काम की इतनी ज़रूरत है, तो तू एक काम कर, मेरे यहाँ नौकरी कर ले। लड़का बोलता है नौकरी? कैसी नौकरी? वो ऑनर बोलता है यार अभी तो तू नौकरी मांग रहा था फ़ोन पे मैडम से। अब लड़के का जवाब सुने दीपक भाई। लड़का बोलता है उस मैडम के घर माली मैं ही हूँ। मैं तो ये चेक कर रहा था कि मेरी मैडम मेरे काम से खुश है भी, संतुष्ट है भी या नहीं। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ 100%। कहीं ऐसा तो नहीं कल को कोई 100 रुपये कमाएगा और मुझे हटा दिया, रिप्लेस कर दिया जाएगा। कल को कोई लंच लेकर आ जाएगा और मुझे रिप्लेस कर दिया। मेरे काम में कोई कमी तो नहीं है। मैं कॉर्पोरेट में एक थ्योरी देता हूँ, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका काम दीपक भाई उतना ही सेफ है जितना मुश्किल आपको रिप्लेस करना है। Okay, अगर correct. कोई भी कल को आके आपको रिप्लेस कर दे, कई बार आपने लोगों को देखा डर लगता है अब AI आ गया जी। अरे AI क्या हमें रिप्लेस कर देगा? क्या कभी इंसान को AI रिप्लेस कर देगा? AI इंटेलिजेंस ला सकता है, AI फैक्ट्स ला सकता है, इमोशंस कहाँ से लाएगा, बॉन्डिंग कहाँ से लाएगा, वो वार्मथ कहाँ से लाएगा जो हम लोगों के बीच है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस दिन सबसे पहले जब रीस्टार्ट करना हो तो खुद से कुछ सवाल पूछिए। और एक सवाल बताता हूँ, अगर अपनी आदतें छोड़नी हो, एक बहुत ही शानदार स्पीकर हैं जितेश गढ़िया जी, बहुत शानदार वक्ता है, बहुत कमाल का बोलते हैं। हाँ कमाल का बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत एनर्जी के साथ बोलते हैं। उन्होंने एक बात कही थी मुझे, वो उस प्रोग्राम में मैं भी था, उन्होंने कमाल का आइडिया दिया। बोले आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना ना। मैं आपसे कह रहा कि आज से बेकारी आदत छोड़ दो, बुरी आदत छोड़ दो। बोले बस आपको एक आदत डालनी है और वो आदत है सवाल पूछने की। आप सिगरेट पी रहे हो तो बस यार ये मैं क्यों पी रहा हूँ, और उसके बाद पीने लगो। बोले मैं ये नहीं कह रहा छोड़ देना, ये कर देना, ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपको उन्होंने ये कहा कि छोड़ दे। बोले आप चाय पी रहे हो, बस ये पूछ लेना यार इसके बगैर मेरा काम चल जाएगा, मैं पी क्यों रहा हूँ। और बोले ये आदत डाल लो आप। बोले 5वें-6ठे दिन आप सिगरेट पी के दिखा देना, 5वें-6ठे दिन। और इसको मैं रिलेट करता हूँ दीपक भाई, मेरा भतीजा है राहुल, वो UP में टीचर है। उन्होंने कमाल की बात बताई। बोले जी हमारे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए हमारे BSA साहब आ गए और BSA साहब ने तमाम टीचर्स की वो एक मीटिंग ले रहे थे। तो BSA साहब ने कहा ना तो ज्ञान दूंगा ना भाषण दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कितना भी कह लूँ ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ईमानदारी से पढ़ाओ। बोले कुछ मत करो, मेरे कहने से एक आदत डाल लो। बोले बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक डायरी मेंटेन करो और उस डायरी में बस आपको डेली ये लिखना है कि क्या आज मैंने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया। और बोले बस इस पे टिक मारना है हाँ या ना। बोले मैं और कुछ कह ही नहीं रहा आपसे। और बोले फिर उसके बाद चाहे आप पढ़ाना मत। सर 80% टीचर्स को 10वें-12वें दिन ना मतलब शर्म चढ़ गई। आप यकीन जाने दीपक भाई, अगर मैं ये डायरी मेंटेन करूं कि क्या मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं और मैं एक टीचर हूं, तो पहले दिन तो मैं टिक मार के निकल सकता हूं, हो सकता है दूसरे दिन भी निकल जाऊं, तीसरे दिन मेरी आत्मा कचोटने लगेगी यार मैं भाई जिस बात के 70-80 हज़ार रुपये ले रहा हूँ, सरकार पैसे दे रही है, इन बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में, करियर मेरे हाथ में। 5वें दिन वो टिक मारते समय पैर कांपने लगेंगे और हाथ कांपने लगेंगे, और 7वें दिन मैं ईमानदारी से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो आप सिर्फ
इतना करना अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए कि जो गोल मैंने बनाए हैं, जो टारगेट मैंने सेट किए हैं, उनके लिए मैं एक्शन ले भी रहा हूँ, काम कर भी रहा हूँ। बोल तो दिया 10 किलो वजन घटाना है, सुबह उठ रहा हूँ, डाइट प्रॉपर ले रहा हूँ, क्या मैंने फास्ट फूड छोड़ दिया? जब चौथे दिन आप टिक मारना शुरू करेंगे ना दीपक भाई, तो खुद पे शर्म चढ़ने लग जाएगी। और या फिर आप दूसरों से सवाल पूछना बंद कर देंगे। फिर आप किसी से ये सवाल नहीं पूछेंगे अगर मेरे साथी हो होगा, क्योंकि जवाब आपके खुद के हाथ में है कि भाई इसलिए हो गया कि मैं कहीं जा ही नहीं रहा। तो मैं तो रिस्टार्ट करने के लिए बोलूँगा, सबसे पहला है कि आप अपने आप से सवाल क्वेश्चनिंग करें, सवाल पूछना शुरू करें। ओके, चलो क्वेश्चनिंग यहाँ पर उन्होंने की अपने आप से और उससे उनकी लाइफ में चेंज आया। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर गोल्स भी बनाते हैं, और आपने एक और चीज़ यहाँ मेंशन की हैबिट्स के बारे में भी। तो अगर गोल बनाना, पहली चीज़, क्योंकि आप देखोगे, आपने भी ये चीज़ पढ़ी होगी, एक बुक है डेल कार्नेगी की, हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। चिंताओं को छोड़े और जीना शुरू करें, इस तरह की बुक है। तो उन्होंने उसमें कहा है कि गोल्स जो होते हैं ये आपको चिंता देते हैं। अच्छा, क्योंकि डेडलाइन भी हो जाती है वहाँ पर, तो चिंता को मिलती है, तो गोल्स बनाने को थोड़ा अवॉइड करने का कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन है। तो गोल बनाना किस हद तक सही है, एक तो इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में, क्योंकि हैबिट अगर लग गई, जो कि लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर ये हैबिट बन जाए, वो बन जाए, अगर इस साल हैबिट लग गई तो हैबिट तो फिर ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है, फिर एफर्ट नहीं लगता। जनवरी में 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो जनवरी फरवरी भी अगर किसी ने कर लिया तो बाकी के महीने में तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं कि गोल बनाना किस हद तक सही है। अगर सही है तो क्या सही गोल सेटिंग होती है, जिसमें गोल्स को आइडेंटिफाई करना, उसको सही से अचीव करना, अपने अंदर लाना, और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हैबिट्स के ऊपर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गोल सेटिंग। सर, किस दीपक भाई, आपने बहुत कमाल का, मतलब आई वुड से कि बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछ लिया, और आपने आदरणीय डेल कार्नेगी साहब का एग्जांपल भी दे दिया है। उसके बावजूद थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए और बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ। ओके, कि जब आप गोल बनाएंगे तो आपको चिंता हो जाएगी। पहला मेरा एक सवाल, किसी को खांसी है, 2-3 दिन खांसी है, तो क्या आप इसको टीबी बोलेंगे? नहीं। टीबी कब बोलेंगे? जब ये बहुत लंबे टाइम तक चले। तो हर सोचने को आप चिंता का नाम क्यों दे रहे हैं? कि मान लो मैंने गोल बना दिया, तो उसके बाद तो मैं इस गोल के बारे में सोचना शुरू करूंगा, पर उस सोचने का नाम चिंता थोड़ी रख सकते हैं आप। जब वो टेंशन में, स्ट्रेस में, तनाव में बदल जाए, तब जाके वो क्या कहलाएगी? चिंता। तो मैं तो ये कहता हूं, अगर जब आप गोल बनाते हैं तब आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। पहली बात। और जिसे हम चिंता कह रहे हैं दीपक भाई, उसके लिए सही शब्द जो मैं मानता हूं और जानता हूं, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी। आप इस 2 पॉइंट को समझिएगा दीपक भाई। एक तो हर सोचना चिंता नहीं होता, वैसे ही हर घबराना डर नहीं होता। ओके। हमसे कहा जाता है किसी काम को लेकर डरो मत, डरना मत। इंदौर में एक बहुत कमाल के स्पीकर आए थे, मैंने अखबार में, दैनिक भास्कर में एक हेडलाइन पढ़ी, और हेडलाइन उन्होंने कहा, डॉक्टर थे शायद, उन्होंने कहा जो डर गया सो मर गया। उन्होंने कहा वो जी गया। क्या बात है? डॉक्टर नहीं, हाँ, जो डर गया वो जी गया। और दीपक भाई, मैं इस हेडलाइन को पढ़ के मैंने कहा ये क्या बोल दिया इन्होंने। बोले यार एक बात बताओ, आदमी को शुगर है, डर ही नहीं रहा, मीठा खाया जा रहा है। बोले आदमी को बीपी है, डर ही नहीं रहा, गुस्सा ही हुए जा रहा है। बोले वो कहते हैं हम डर कहाँ रहे हैं। और इस पे फिर मैंने दीपक भाई, मैंने सोचना शुरू किया, और मुझे समझ में आया दुनिया का सबसे चालाक प्राणी है इंसान। वो डरता भी सुविधानुसार है। हमने सारे नियम दीपक भाई सुविधानुसार बनाए हुए हैं। हम डरते भी उन चीज़ों में हैं जिनमें हमें कोई कष्ट करना पड़ जाए, किसमें एफर्ट लगाना पड़ जाए, जिसमें मेहनत करनी पड़ जाए। आप बताइए, लोग स्टेज पे आते हुए डरते हैं या नहीं डरते? डरते हैं। आज तक कोई मरा है स्टेज पे? नहीं मरा। 120 की स्पीड पे बाइक चलाते हुए लोग मरे हैं या नहीं मरे? तो डरते क्यों नहीं? डरते नहीं है। बताइए दोनों में अंतर क्या है? दरअसल 120 की स्पीड पर साइड बाइक चलाने में कोई एफर्ट थोड़ी लग रहे हैं, जोर थोड़ी लगाने पर, कहानी तो हम बैठने भाई, रेस ही तो देनी है। पर वो स्टेज पर आने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, कंटेंट बनाना पड़ेगा, लगातार 2-4 दिन स्टेज पे बोलने की तैयारी करनी पड़ेगी। एक्चुअली वो स्टेज से थोड़ी डर रहा है सर। मैं जब इसमें थोड़ा और डीप गया दीपक भाई, तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे ने पहली बार डर शब्द का प्रयोग कब किया होगा। मुझसे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ नहीं सहमत हो सकते, लेकिन फिर मैं कनेक्ट करता हूँ बात को। 8-10 साल का वो बच्चा रहा होगा, वो टीवी देख रहा होगा, टीवी पे छोटा भीम आ रहा होगा, और अचानक मम्मी ने बोला होगा रसोई में से, बेटा चीनी खत्म होगी, चीनी ले आ। रात के 7:30-8 बज रहे थे, हल्का सा अंधेरा हो रहा था। अब अगर बच्चा चीनी लेने जाए तो उसका तो छोटा भीम छूट जाए, उसके तो मजे खत्म हो जाए। और अगर वो मम्मी से मना कर दे तो मम्मी मार मार के उसका छोटा भीम बना दे। तो फिर उसने क्या डायलॉग बोला होगा? मम्मी अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लगता है।
मम्मी ने कहा होगा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे पापा जी से बोल दूंगी। अब 2 दिन बाद 10 दिन बाद वो बेटा फिर अब की बार छुट्टी वाले दिन में छोटा भीम देख रहा था। अब मम्मी ने कहा बेटा जा सब्जी ले आ। पर बेटे को लगा यार छोटा भीम मजे खत्म हो जाए उसके। तो उसने कहा अब क्या करूं, अब तो अंधेरा भी नहीं, क्या करूं मम्मी, रास्ते में गली में एक कुत्ता है, मुझे ना डर लगता है। मम्मी ने कहा तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरे बड़े भाई से मंगवा लूंगी। अब बेटे को बच्चे को समझ में आ गया कि जब जब तुझे मेहनत और काम से बचना हो तो तुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे इससे डर लगता है। और आज के बाद अब नोटिस करना, मेरे कहने से तमाम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करना, लोगों ने उन चीज़ों पे डर बोला है जिनके पीछे एफर्ट लगते हो, जिनके पीछे मेहनत लगती हो। मेरी आज तक समझ में नहीं आया शराब पीने से क्यों नहीं डरता कोई। शराब पीने से लाखों लोग मरे हैं, डरता क्यों नहीं। सिगरेट पीने से करोड़ों लोग मर रहे हैं, कोई डरता क्यों नहीं। शुगर मीठा खाने से लाखों लोग अस्पतालों में, कोई डरता क्यों नहीं। क्योंकि इनमें आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, तंग नहीं होना पड़ता, एफर्ट नहीं, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम डरेंगे हमेशा उन चीज़ों से जिनमें एफर्ट लगता है। तो पहला पॉइंट तो मैं ये कहूँगा कि भाई वो चिंता नहीं है, वो डर नहीं है, वो जो आपको लगती है दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंजाइटी। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और मैं जरा सा भी नहीं डर रहा, फेल हो जाऊंगा मैं। वो डरी तो दीपक भाई, क्या इस पॉडकास्ट से पहले थोड़ी बहुत आपने दिमाग में कुछ एक थीम बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी, कुछ सोचा था? यस, मैंने भी सोचा था। हम दोनों का जिस दिन डर, मैं एक दिन रात को, मेरा कॉर्पोरेट सेशन था, मैं रात को तैयारी कर रहा था, और जो मुझे जानते हैं, जितने लोगों ने मेरे साथ कभी रूम शेयर किया, जो मुझे जानते हैं दीपक भाई, वो आपको बता देंगे। आज से 5 साल पहले तक तो हालत ये थे कि अगर मेरा कल सेमिनार है, सेशन है, तो मैं रात के 4-4 बजे तक नहीं सोता था। 5-5 बजे तक नहीं सोता था, प्रैक्टिस कर रहा होता था। और कान पकड़ के बोल रहा हूँ, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा होता था जिसको कोई मुझे नींद में से जगा के बोले तो भी बोल दूंगा। अच्छा, तो भी 6 घंटे बोल दूंगा। उसके बावजूद मैं क्या कर रहा होता था, तो आप उसे डर कहेंगे। एक्चुअली वो परफॉर्मेंस एंजाइटी थी, इज्जत का सवाल है। कल को स्टेज पर जाना, यार इज्जत है यार, कोई बात यार, अमर चौधरी बोले, दीपक दहिया साहब बोले और बात में मजा ना आए, फिर मजा ही किस बात का है। तो वो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, वो डर नहीं है एक्चुअली। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने डरना बंद कर दिया। उन चीज़ों से डरते हैं जो कि हमारे काम की होती है, उनसे डरते हैं जिनमें एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगते हैं। तो मैं तो कहता हूँ डरिए। अब थ्योरी देता हूँ डरने पे। डर तो कमाल की चीज़ है। आप मालवा से हैं दीपक भाई, मैं दिल्ली के दिल्ली एनसीआर से हूँ। दिल्ली में पहले मुझे बताइए, मालवा में कितने लोग हेलमेट पहनते हैं टू व्हीलर पर? 2000 पर हेलमेट कितने पहनते हैं? लगभग 3-4%। 3-4%। दिल्ली में कितने लोग पहनते होंगे? मेजोरिटी पहनती है। 99%, क्या 100% मान लें? हाँ। उसका कारण जानते हैं आप? क्योंकि इनकी अक्ल डाट पहले निकल गई। ये ज्यादा जागरूक हैं, ये ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, क्यों? पुलिस का डर है। डर, इस डर ने सर पे हेलमेट पहनवा दिया। हमें दुनिया में आपने देखा होगा, 8वीं में बच्चा है, 9वीं में बच्चा है, 11वीं में बच्चा है, पढ़ ही नहीं रहा, फिर वो 10th में आता है, अचानक बोर्ड एग्जाम्स आते हैं और सब कुछ छोड़ के पढ़ने बैठ जाता है। तो उसकी अक्ल डाट निकल गई, वो समझदार बन गया, विवेक जाग गया उसका। कुछ नहीं हुआ, उसका डर है। आपको मालूम है, आज से 5-7-8 साल पहले बहुत शिकायत आती है कि लोग ऑफिस में लेट आते हैं। बायोमेट्रिक आए, सारे टाइम पे पहुंचने लगे। क्यों? समझदार हो गए, मतलब उनके अंदर का आत्मा जाग गई। क्या हुआ? कुछ नहीं है भाई, डर है, सैलरी कट जाएगी। सच्चाई ये है कि जब हम डरेंगे तब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं। बिना डर के इस धरती पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ। आप मुझे एक बड़ा काम ऐसा नहीं बता पाएंगे दीपक भाई जो डर के बगैर हो गया हो। डर और फोबिया, हमें फियर और फोबिया में अंतर समझना पड़ेगा। फियर और फोबिया में, हाँ, हम एक्चुअली फियर को ही, फोबिया को फियर बोल देते हैं, जबकि फियर अलग है, फोबिया अलग है। डरना तो बहुत कमाल की चीज़ है दीपक भाई। जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डरना शुरू कर दीजिए। अब बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है। मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, आप सवाल में जवाब दीजिएगा। 10वीं मंजिल से झांकते हुए आपको डर लगता है? या आप लोगों से पूछता हूँ, 10वीं मंजिल से झांकते हुए कुछ लोगों को डर लगता है नहीं लगता? मुझे लगता है। आपको लगता होगा, मुझे लगता है। क्या सबको लगता होगा? नहीं लगता होगा। हो सकता है 20-30% को लगता हो, 60-70% को नहीं लगता होगा। 10वीं मंजिल से कूदते हुए कितनों को डर लगता है? 100%। तो आपका डर दूर कर दूं क्या? कर दूं 10वीं मंजिल से कूदने का डर दूर? अगले सेकंड में आप कूद जाएंगे, फिर आप मर जाएंगे। वो डर ही तो मुझे कूदने से रोक रहा है, डर ही रोक रहा है, वरना तो मैं मर नहीं जाऊं। तो वो जो कूदने से लगता है और जो सबको लगता है, दैट इज कॉल्ड फियर।
और जो कुछ को लगता है कुछ को नहीं लगता, फोबिया, दैट इज कॉल्ड फोबिया। तो 90% की प्रॉब्लम फोबिया है। और वो कहते हैं डर को दूर कर दीजिए, हम तो कहते हैं भाई डर को ही दूर मत कर देना, डर आपका सुरक्षा कवच है। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में एक उदाहरण देता हूँ, ब्रेक का काम क्या है गाड़ी में? गाड़ी को रोकना नहीं जी, ब्रेक का गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, ब्रेक का काम। हाँ जी। आपने गाड़ी आज तक कितनी मैक्सिमम स्पीड पे चलाई है? 140 160। मतलब आपने मैक्सिमम बता रहे हैं 160 तक आपने चलाई है। हाँ। पर मैं एवरेज मान लूं 120 140। हाँ, एवरेज तो 100 ही निकलेगा फिर तो। उस गाड़ी में से आप ब्रेक निकाल दो और 40 की स्पीड पे चला के दिखाइए। 40 की स्पीड पे चला के दिखाइए। दरअसल वो जो ब्रेक है ना, वो हमें स्पीड बढ़ाने के लिए इंस्पायर कर रहा है। स्पीड बढ़ाने की, सही बताऊं, अथॉरिटी दे रहा है। वो मुझे एक सपोर्ट दे रहा है कि घबरा मत, मैं हूं, जब कभी गड़बड़ होगी तो मुझसे यूज कर लेना। ये जो डर है वही ब्रेक है। ये डर, ये सहारा ना हो तो मैं मुश्किलों के लिए बोलता हूँ, वो डर के लिए बोल देता हूँ। राहत इंदौरी साहब का शेर है, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं, और मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाएं। तो ये जो डर है यही तो हमें बचा रहा है। तो मैं कहता हूँ डर को दूर मत कीजिए, फोबिया को दूर कीजिए। अब सवाल उठता है सर कैसे पता करें कि ये डर है या फोबिया है? बहुत सिंपल थ्योरी देता हूँ। जिस डर को बताते समय आपको लगता है या सोचता हूँ शब्द का प्रयोग करना पड़े, वो फोबिया है। ठीक है, इसको फिर से बताना। मुझे स्टेज पर बोलते समय डर लगता है, इसमें क्या आया? लगता है। तो समझ जाइए क्या है आपका? फोबिया है। ओके। मुझे लगता है कि दुनिया मुझसे चिढ़ती है, इसमें क्या आया? लगता है। अगर ये लगता है तो इसका मतलब ये आपके मन का बनाया हुआ है। ओके भाई आप ये थोड़ी कहते हैं मुझे लगता है आज बारिश हो रही है। क्या बोलते हैं हम? बारिश हो रही है। अगर हो रही है तो क्या बोलेंगे आप? हो रही है। ऐसा थोड़ी बोल देंगे मुझे लगता है आज बारिश हो रही है। वो तो आप कभी ऐसा बोलेंगे मुझे लगता है यहाँ बहुत अंधेरा है? अरे भाई आप क्या बोलेंगे? अंधेरा है। एक्चुअली तो अगर किसी सेंटेंस को बोलते समय आप लगता है शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है तो वो आपके मन की कल्पना है और वो ही फोबिया है। आपको फोबिया दूर करना है। पहली बात तो ये है, डर दूर नहीं करना। तो मैं ये कह रहा था कि गोल बनाइए, जबकि गोल के बारे में तो एक स्टेटमेंट है सर, गोल इज समथिंग विच इंस्पायर्स यू अ लॉट एंड स्केयर्स यू अ बिट। असली गोल वो है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता हो और थोड़ा बहुत डराता हो। अगर वो गोल डरा नहीं रहा तो आप अंडर गोल लेकर चल रहे हैं। मतलब मान लीजिए मैं कहूं कि मैं महीने के 10 लाख कमाऊंगा, तो मुझे डर ही नहीं लगेगा। मुझे क्या लगेगा? हाँ यार कमा लेंगे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर लेंगे, बहुत बड़ा काम थोड़ी है। जब मैं कहूंगा कि 50 लाख कमाऊंगा महीने के, अब मैं सोचते में सब बोलूँगा यार अब यानी ये गोल है। तो मैं तो गोल की तरीका ही ये बताता हूँ कि आप लिखो 10 लाख रुपए पर मंथ, और अगर आपको डर नहीं लगा तो इसे 15 लाख कर दो। 15 लाख पे भी डर नहीं लगा 25 लाख कर दो, और 25 लाख पे अगर दिमाग अरे जहां दिमाग ये बोल दे यार 25 लाख कमा लेंगे क्या अपन, इसका मतलब ये गोल है। अच्छा ओके अब ये गोल है, नहीं तो आप अंडर प्ले कर रहे हैं 10 लाख तक तो 15 लाख तक, तो जो भी आपका गोल हो, तो ये तरीका आइडेंटिफाई करने करना। अगर लोग इस पॉडकास्ट को सुने तो केवल मोटिवेट ना हो, उन्हें कुछ क्लैरिटी मिले, पहली बात, और क्लैरिटी के साथ साथ उनको कुछ आई वुड से एक्सरसाइज मिल पाए, कुछ टूल मिल पाए कि हाँ यार इसको अप्लाई करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा मुझे गोल क्या बनाना है। तो मेरा पॉइंट तो ये है कि जिससे आप डरते हो दैट इज कॉल्ड गोल। अब आपके इसमें 2 सवाल और छुपे हुए थे, उन सवालों को उठा लेता हूँ। आपने कहा था हम रीस्टार्ट तो करते हैं फिर कुछ दिन तक मोटिवेशन रहता है, उसका भी दीपक भाई मैं अब आपको सॉल्यूशन देता हूँ। 2 सॉल्यूशन दूंगा। एक तो जब मोटिवेशन पे हम बात करते हैं तो लोगों का सबसे कॉमन क्वेश्चन है सर हम कुछ समय के लिए तो मोटिवेटेड होते हैं लेकिन फिर हम ऐसे ही हो जाते हैं। मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होता है, और मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई भी झूठ या कुछ भी गलत नहीं है। तो हमसे दीपक भाई सबसे कॉमन क्वेश्चन मोटिवेशन को लेकर पूछा जाता है कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए ना कि हम परमानेंट मोटिवेटेड हो जाएं। तो मैं ये कहता हूँ बस कि यहीं गलती कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि सर मुझे कोई ऐसा चार्जर बताओ, कि ऐसा मोबाइल बताओ एक बार चार्ज होकर कभी डिस्चार्ज ना हो। मैं कह रहा हूँ भाई कोई पावर बैंक ले लो, ऐसा कभी दुनिया में असंभव है, ऐसा होने वाला नहीं है। बल्कि मैं तो पलट के जब कोई मुझसे पूछता ना सर हम तो कुछ समय के लिए तो मोटिवेटेड रहते हैं फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं तो क्या करूं, मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, पर उससे पहले मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मोटिवेशन से अलग इस दुनिया में कोई और एक्टिविटी बताइए दीपक भाई, और मैं आप तमाम लोगों से भी पूछता हूँ जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करनी पड़ती हो। जैसे एक बार खाना खा लिया फिर नहीं खाना पड़ता, सो लिए फिर नहीं सोना पड़ता, नहा लिए फिर नहीं नहाना पड़ता, पढ़ लिए फिर नहीं पढ़ना पड़ता, सांस ले ली फिर सांस नहीं लेनी पड़ती, फ्रेश हो लिए फिर फ्रेश नहीं होना पड़ता, काम भी ऑफिस करना पड़ता है, पैसा भी बार बार कमाना पड़ता है। आप इस धरती पर एक
एक मतलब एक सिंगल एक्टिविटी नहीं बताएंगे जो एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करनी पड़ती। हम सारे काम दोबारा करने के लिए 1000 बार 1,00,000 बार करने के लिए तैयार हैं। मोटिवेशन हमें एक बार ही चाहिए। और ये ट्रैपिंग है, ये हमारे एक्चुअली मैं उस विषय पे जाऊंगा नहीं, लेकिन एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रैपिंग मतलब जाल में फंसाना। ट्रैपिंग जाल में फंसाना यानी अच्छी चीजों के प्रति हमें नेगेटिव कर देना। इनको मालूम था कि अगर ये लोग मोटिवेटेड हो गए तो कुछ बड़ा काम कर जाएंगे, तो इन्होंने सोचा मोटिवेशन के प्रति नेगेटिव कैसे करें। इन्होंने दिमाग में एक फितूर फालतू का सवाल डाल दिया कि मोटिवेशन तो भाई टेम्परेरी होता है। मैं कहता हूँ ब्रेकफास्ट भी टेम्परेरी होता है, 2 घंटे बाद आपको लंच करना पड़ता है। मैं कहता हूँ लंच भी टेम्परेरी होता है, उसके बाद डिनर करना पड़ता है। मैं कहता हूँ फिर वो डिनर भी टेम्परेरी होता है, अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। आप जो रात को सोए थे वो नींद टेम्परेरी है, अगली रात को फिर आपको सोना पड़ेगा। कल जो नहाए थे वो टेम्परेरी है, अगली बार फिर नहाना पड़ेगा, फिर तो सारे काम छोड़ दो ना। ये कौन सा लॉजिक हुआ? पर इन्होंने सारा नियम किस पे अप्लाई कर दिया? मोटिवेशन। हम टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे, अदरवाइज ये उदाहरण मैं देता हूँ। ये इतनी चालाकी से सवाल बनाते हैं दीपक भाई। एक मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि पैसे से सच्ची खुशी नहीं मिलती, तो फिर पैसा हम कमाएं क्यों? पैसे से कभी खुशी, और ये डायलॉग हमने बहुत सुना है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। तो मैं इसमें एक जवाब देता हूँ। मैंने कहा सर पानी पीने से भूख मिटती है क्या? बताइए। नहीं। तो आज से पानी पीना बंद। कपड़े पहनने से नींद आती है क्या? नींद पूरी होती है क्या? तो आज से कपड़े पहनने बंद। जूते पहनने से जॉब लगती है क्या? तो आज से जूते पहनने बंद। अरे मैंने कहा महाराज ये इनका आपस में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ही नहीं है। तो कल को तो आप हर चीज को बेकार सिद्ध कर दोगे। घड़ी पहनने से आदमी का पेट नहीं भरता, तो घड़ी में पेट भरने के लिए भी नहीं तो पहन रहा, टाइम देखने के लिए पहन रहा हूं ना। पानी में भूख मिटाने के लिए थोड़ी पहन रहा हूँ, प्यास बुझाने के लिए पहन रहा हूँ। पेन में खाना खाने के लिए थोड़ी पहन रहा हूँ, लिखने के लिए ले रहा हूँ। भाई पेन तो मैंने लिखने के लिए लिया है ना। तो मेरे भाई साहब पैसा मैं हैप्पीनेस के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ, पैसा मैं लग्जरी के लिए कमा रहा हूँ। पैसा मैं चीजें खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए कमा रहा हूँ। मैं सोफा खरीदने के लिए कमा रहा हूँ, फ्रिज खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए, पिकनिक खरीदने के लिए, टूर तो पैसे से मैं कहता हूँ सुख मिलता है। खुशी परिवार से मिलती है, खुशी दोस्तों से मिलती है, करेक्ट, खुशी खुश रहने से मिलती है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके जबरदस्ती खामा खा के पैसे को क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। सेम इन्होंने मोटिवेशन के साथ काम कर दिया। बोले यार मोटिवेशन कोई टेम्परेरी होता है। हाँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या करें? मैंने कहा डीमोटिवेशन का एक ही सॉल्यूशन है, रीमोटिवेशन। भाई आपने ब्रेकफास्ट किया, एनर्जी मिली, 4 घंटे बाद आपको लगा यार एनर्जी डाउन हो रही है, क्या करते हैं हम? लंच। तो आपने मोटिवेट हुए और आपको 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद लगा डीमोटिवेशन हो रहा है, फिर मोटिवेट कर लो। कैसे? वीडियोस के थ्रू। पिछली बार कैसे हुए थे? वो तो कहीं देख करके कुछ हो गए होंगे, तो फिर से देख लो। भाई अच्छा। या तो आप वीडियो देख के हुए, हाँ। या कोई किताब पढ़ के हुए, या किसी को सुन के हुए, हाँ। तो तीनों सोर्सेज तो अभी भी अवेलेबल हैं। मैं ये कहता हूँ यूट्यूब पर इतने वीडियो तो हैं कि हमारे 7 जन्म भी ले तो कम से कम नया वीडियो मिल जाएगा मोटिवेट होने के लिए। भाई ये तो ऐसी बात हुई ना दीपक भाई, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया कि बोले अमर भाई अपनी कार दे दो, रात का समय था। मैंने उसे चाबी दे दी, और चाबी देकर मैं बोला यार पर कार तो तुम्हारे पास भी है। अरे बोले यार अमर भाई मेरे साथ एक दिक्कत है, मेरी कार की जो हेडलाइट है वो 50 मीटर दूर का दिखाती है और मुझे जाना है 50 किलोमीटर दूर। तो अब बताइए, आप मुझसे वो वाला मोटिवेशन मांग रहे हैं जो 50 किलोमीटर चलता हो। मैं कहता हूं भाई जब आप 50 मीटर आगे पहुंचेंगे तो अगले 50 मीटर का दिखाएगी, फिर अगले 50 मीटर का दिखाएगी, फिर अगले 50 मीटर का दिखाएगी। पिछले मोटिवेशन से आप यहां से यहां आ गए थे, अगले मोटिवेशन से यहां से यहां आ जाओ, फिर अगले मोटिवेशन से यहां से यहां आ जाओ। ये कौन सी कसम खा ली है आपने कि जी एक बार में ऐसा मोटिवेशन दे दो मुझे हिमालय पे ही पहुंचा दे? ऐसा संभव नहीं होता। अच्छा, इसकी अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या बोलते हैं? नहीं, अब हमें मोटिवेशन चाहिए नहीं, और घर ही बैठे रह जाते हैं। भटक भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। फिर उस शॉर्टेज के चक्कर में दीपक भाई आप 50 बार नोटिस करना, 50 बार मैं कहता हूँ हम गलती ये कर देते हैं कि हमें वो 2 रुपए की जो शॉर्टेज है, मुझे कहीं जाना है यहाँ से दिल्ली और किराया 100 रुपये और मेरी जेब में 90 रुपये। अब मैं यूँ नहीं जा रहा कि और 90 में कैसे जाऊँगा, 90 में कैसे जाऊँगा। मान लो मैं 100 रुपये में मान लेता हूँ 50 किलोमीटर जा रहा था, तो 90 में 45 जा पाऊँगा या नहीं? तो अगले 5 किलोमीटर की लिफ्ट ले लेंगे, हाँ। लटक के चले जाएंगे। उस कंडक्टर से ही बोल देंगे भाई कंडक्टर ने कहा 90 रुपये पूरे हो गए, उतरो भैया, भैया बस अगले पे उतार देना। कंडक्टर कहेगा नहीं अभी उतरो, अच्छा भैया उतरना हूँ। अरे तो 2-1 किलोमीटर तो इसी चक्कर में निकल जाऊंगा मैं, हाँ। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया,
कि भाई 100 रुपये नहीं है तो आप घर से ही मत निकलो। नहीं निकले लोग अपने घरों पे पड़े। अब उन्होंने घर पे पड़े थे तो रील देखनी शुरू कर दी, और रील देखते ही आदमी को ध्यान ही नहीं रहता मुझे कुछ करना भी था जिंदगी में। तो बस खत्म हो गया हमारा मोटिवेशन भी, हमारा मकसद भी, और वो ये लोग चाहते थे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तो घर से निकल पड़िए, शुरुआत कर दीजिए। यकीन जानिए, इसी को एक एक्सटेंड करूँ अगर इसी क्वेश्चन को दीपक भाई, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, जिसको हम साथ बोलते हैं, मैं कहता हूँ सपोर्ट जो है ना वो लिफ्ट की तरह है। कभी दीपक भाई किसी से लिफ्ट लिए? हाँ। लिफ्ट की दो नियम है, दो शर्त। कैसे मिलती है लिफ्ट? कि मान लो मुझे कहीं जाना है, हाँ। और मैं अपने घर पे चद्दर ओढ़ के लेटा हूँ, वो बाइक वाला मेरी गली में आके आवाज लगाएगा लिफ्ट ले लो लिफ्ट, ऐसा होगा क्या? नहीं। लिफ्ट की दो शर्तें हैं। पहली, आप कहीं जाते हुए दिखने चाहिए। दूसरी, आप लिफ्ट मांगते हुए दिखने चाहिए। करेक्ट। मैं आपको इस बात की चुनौती दे सकता हूँ दीपक भाई कि हो सकता है कि आप सड़क पे खड़े हैं और मैं बाइक लेकर आ रहा हूँ और आपने मुझे हाथ दिया, ये तो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है मैं ना रोकूं जिसे आपने हाथ दिया है, पर एक ही जाने मेरे पीछे कोई यश भाई आ रहे होंगे, अक्षय भाई आ रहे होंगे, मेरे पास कोई दुर्वेश भाई आ रहे होंगे, और आप दो को हाथ दे रहे हैं, दोनों ने नहीं रोका। आपने नोटिस किया होगा 20 बार कि वो रोक लेता जिसको आपने हाथ ही नहीं दिया था। वो तो निकल गया जिसको आप हाथ दे रहे थे। हाँ। और अचानक एक पीछे से आता है, आ जाओ भैया मैं छोड़ दूंगा। अगर आप चलते हुए दिखे तो फिर कोई ना कोई आपको लिफ्ट दे देगा, बस आप घर से निकल जाइए। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था। ओके। एक क्वेश्चन और दीपक भाई आपने किया था हैबिट को लेकर। हैबिट को लेकर, हालांकि इसको मैं कंक्लूड अच्छा, इसको अगर मुझे समराइज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हम डेप्थ में चले गए। हाँ। अगर इसको समराइज करें हम, तो गोल से मेरा क्वेश्चन था, ये गोल एंजाइटी देते हैं, तो आपने उसको बहुत अच्छा कवर किया कि वो एंजाइटी जो थी परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस, और गोल ऐसा होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पर आपको मोटिवेशन बड़ा मिले, डर कम मिले, और डर भी आपका जरूरी होता है। डर मिले, और डर जरूरी होता है, और डर मिलना चाहिए। डर मिले। डर अगर थोड़ा मिल रहा है आपको तो आपको गोल एकदम सही है, और मोटिवेशन ज्यादा मिल रहा है तो आपको गोल सही है। तो गोल सही है, बनाना चाहिए उसको। और डर और फोबिया को आपने एक्सप्लेन किया, उससे डर वो आइडेंटिफाई हो जाता है और वो हट भी जाता है। ठीक है। गोल पे आपने एक थ्योरी सुनी है, वो सुना है गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, SMART, ये थ्योरी, स्मार्ट गोल की थ्योरी सुनी है? मैं आपको एक नई थ्योरी देता हूँ। गोल हैज टू बी क्लियर। गोल हैज टू बी क्लियर, नॉट स्मार्ट। CLEAR, क्लियर। गोल क्लियर होना चाहिए आपका। स्मार्ट वाली थ्योरी अब पुरानी होली, अब ये क्लियर क्या है? सी का मतलब ही क्लियर है। मैंने थ्योरी क्या दी है? CLEAR। सबसे पहले तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपका गोल एक्चुअल में क्या है। ठीक है। मेरे मित्र हैं प्रवीण कुमार राजभर, स्किलिंग यू, बहुत बड़े स्टार्टअप के फाउंडर हैं। वो एक लाइन बोलते हैं, गोल वो है जिसे मिलने के बाद आप गोल गोल घूमना बंद कर दें। जिसे मिलने के बाद आप गोल गोल घूमना, आप गोल गोल घूमना बंद कर दें। गोल गोल घूमने से समझ गए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब ये भी वो भी ये भी, अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल गई है तो समझिए आपको क्या मिल गया? गोल मिल गया। तो गोल हैज टू बी क्लियर। मैं सबसे ज्यादा अगर मुझसे कोई फोकस सवाल पूछेगा तो मैं कहूंगा क्लैरिटी इज द पावर। गोल में सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी। और अगर गोल की क्लैरिटी नहीं है, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, कितने भी मेहनती हैं, आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। पावर बताता हूं क्लैरिटी की आपको। माइकल शुमाकर और मेरा 18 साल का भतीजा तुषार, दोनों कार चला रहे हैं। बताइए पहले कौन पूछ जाएगा? माइकल शुमाकर दुनिया का नंबर 1 वो है ड्राइवर, फॉर्मूला 1 ड्राइवर, और मेरा भतीजा, दोनों अगर कार से कहीं जा रहे हो तो पहले कौन जीत जाएगा, कौन पहुंच जाएगा? जाना कहाँ, लेकिन कहीं भी जाना हो, दोनों को सेम जगह जाना, तो ऑब्वियसली माइकल शुमाकर जी। माइकल जी जाएंगे। एक छोटा सा चेंज करते हैं। माइकल शुमाकर का जो फ्रंट ग्लास है कार का, उस पे फॉग जमी हुई है, धुंध जमी हुई है। अब पहले कौन पहुंच जाएगा? ऑब्वियसली आपको भतीजा। मेरा सवाल, माइकल शुमाकर का टैलेंट कहीं निकल के भाग गया? नहीं। उसकी खूबी, ड्राइविंग स्किल्स कहीं चलेगी? नहीं। उसका पैशन, उसका जुनून कहीं चला गया? क्या नहीं है? क्लैरिटी नहीं है। मैंने ऐसे टैलेंटेड लोग देखे हैं, ऐसे मेहनती लोग देखे हैं सर, जो कभी अचीवमेंट कर ही नहीं पाए, सक्सेस हो ही नहीं पाए, गोल पर पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ था सिवाय किसके? क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी किसको बोलते हैं समझिए सर? ये क्लैरिटी वो है जिसे मिलने के बाद नरेंद्र नाम का लड़का स्वामी विवेकानंद बन जाता है। ये क्लैरिटी वो है जिसे मिलने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं। ये क्लैरिटी वो है जिसे मिलने के बाद डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। ये क्लैरिटी वो है जिसे मिलने के बाद सचिन रमेश तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी। तो सबसे पहले गोल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और गोल क्लियर करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ, लिखिए। लिखने की पावर बताता हूँ दीपक भाई। आपने कई बार डायलॉग सुना होगा कि यार मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। सुना है। उस कंफ्यूजन को लिख के दिखाना। आप किस कंफ्यूजन? आप सोचते समय कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लिखते समय कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। मेरा पॉइंट समझ रहे हो?
मेरा पॉइंट ये है कि आपको बोलते समय सोचते समय कन्फ्यूजन चल रहा होगा, पर जब लिखोगे तो लिख तो स्पष्ट ही सकते हो ना। मुझे डॉक्टर बनना है, ये लिखते समय थोड़ी कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये सोचते समय जरूर चल रहे हो यार डॉक्टर बनूं या यूपीएससी कर लूं, लेकिन अगर मैं इसे लिखने में के लिए बोल दूं तो आप लिखेंगे मुझे डॉक्टर बनना है। 90% क्लैरिटी आपको तब मिल जाती है जब आप चीजों को लिख लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट दूसरी है, चलो आपने दिया है तो मैं एल माने लिखना ही लेता हूँ, CL। क्लियर रखिए गोल को, क्लियर करने के लिए क्या करिए, लिखिए। अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो एंटी पॉइंट है। एंटी से मतलब है उसको 90% तो उसे गलत बोलते हैं। अच्छा। और मैं आपको गोल की सबसे बड़ी ताकत, मुझसे इस क्लियर में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कोई पूछे तो वो है ई मतलब इमोशनल। अच्छा, आप एल का आप क्या बताने वाले थे? एल का लॉजिकल। अच्छा, लॉजिकल, तो आप वो बताइए ना। हाँ, एल का मतलब होता है दीपक भाई लॉजिकल। लॉजिकल क्या होता है, कई बार हम इलॉजिकल गोल बना लेते हैं। हमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, अब हमने गोल लिख लिया, विजन बोर्ड बना लिया, 2026 आने वाला है, 100 करोड़ कमाऊंगा 2026। क्या लॉजिक है इस बात का, कोई सेंस है? नहीं। मैं तो आज तक अच्छे इन मोटिवेशनल स्पीकर से भी, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कहता हूँ इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का बस चले तो हर एक आदमी को चांद पे ही पहुंचा दे, एवरेस्ट ही फतेह कर पाए। इनकी नज़र में डॉक्टर बनना तो सफलता ही नहीं है, इनकी नज़र में एक क्लर्क बन जाना सफलता ही नहीं है, हमारी नज़र में यूपी पुलिस में कांस्टेबल लग जाना सफलता ही नहीं है, सब इंस्पेक्टर। एक गांव का लड़का मेहनत करके सब इंस्पेक्टर बन गया है। अमर चौधरी मोटिवेशनल स्पीकर, अभी भी उसके दिमाग में क्या घुसाए हुए हैं, तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बड़ा सोचो, ये जो BMW है बड़ा अरे मैंने कहा भाई साहब, इस बच्चे का जिसने एक ऐसा गांव देखा जिसके पास चप्पल नहीं थी, आज वो यूनिफॉर्म में सब इंस्पेक्टर के हैं 2 सितारे लगाकर बुलेट पे चल रहा है, ये सफलता ही नहीं है आपकी नज़र में? बिल्कुल है। तो गोल हैज टू बी लॉजिकल। गोल आपके लॉजिकल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है ई, सबसे महत्वपूर्ण मेरी नज़र में, इमोशनल। ई मतलब गोल हैज टू बी इमोशनल। ये जितने भी लोग कहते हैं गोल बनाया था अचीव नहीं कर पाए, गोल बनाया था बीच में डिमोटिवेटेड हो गए, ये सब इसलिए हुए थे क्योंकि ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे अपने गोल से। अब ये इमोशंस एक्चुअली बहुत चालाकी के साथ दीपक भाई, मैंने कहा ना ट्रैपिंग, उसे बीच बीच में बताता रहूँगा मैं आपको। जो चीज़ें किसी इंसान को सफल बना सकती थी, खुश बना सकती थी, हैप्पी बना सकती थी, परिवार में माहौल अच्छा बनाए रख सकती थी, उनके साथ बड़ी चालाकी से इन्होंने हमें क्या कर दिया, नेगेटिव, गलत चीज़ जोड़ दी। अब बताता हूँ इमोशंस को लेकर क्या समझाया गया हमें। इमोशंस हमारी ताकत है, कमजोरी है। इमोशंस हमें कमजोर करते हैं या ताकतवर बनाते हैं? ताकतवर बनाते हैं, पर इमोशंस को इमोशनल हो रहा है इंसान, सैड हो रहा है। जितनी भी डायलॉग बाजी अब तक आपने सुनी है वो क्या सुनी है? वो नेगेटिव इमोशंस। इमोशन मतलब कि इमोशनल हो रहा है मतलब ये दुखी हो रहा है। देखिए इमोशनल मतलब दुखी होना होता नहीं, कमजोर। डोंट बी इमोशनल, इमोशंस मेक्स अस वीक, कमजोर। मैं कहता हूँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी चीज़ के अंदर है तो वो इमोशंस के अंदर है। मैं तो इमोशन की परिभाषा देता हूँ दीपक भाई, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। और सिद्ध करके बताता हूँ, पुरानी फिल्म में देखी होंगी, हीरो पिट रहा है, खून बह रहा है, बेहोश होने वाला है, पिट रहा है बुरी तरह बस, और सड़क पे गिर गया, चक्कर खा के गिर गया, मरने ही वाला था। तभी उसके अंदर इमोशंस जागते हैं। मेरी माँ के साथ इन्होंने ऐसा किया था, मेरी बहन के साथ इन्होंने ऐसा किया था, पापा जी को फांसी पर लटका दिया जाता। मराया हीरो, जैसे ही उसके अंदर इमोशंस आए, उठ के 10-20 को मार देता है, सबको मार देता है। फिर उसको ताकत कहाँ से आई? इमोशन, इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस। मैं आपको 5 किलो का एक बैग देता हूँ और दूसरी मंजिल से आपसे कहता हूँ इसे लटका के रखना, 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत जोर मार के 5 मिनट, 10 मिनट, और 11वें मिनट में आप उसे छोड़ देंगे। मैं आपको 12 किलो का आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका भाई देता हूँ, और वो तीसरी मंजिल से लटका हुआ और वजन है 12 किलो, 15 किलो। छोड़ नहीं पाएंगे उसको बहुत देर तक, छुटेगा ही नहीं, वो आधे घंटे भी झेल लेंगे, आधे घंटे भी झेल लेंगे। इमोशंस का ताकत कहाँ से है? मेरा सवाल है ताकत का। वो जो आपका थैला था, वो बैग था 5 किलो का जिसमें चीनी भरी हुई थी, सेब भरे हुए थे, उससे इमोशंस थोड़ी कनेक्ट है आपके। और उस भतीजे से, उस भाई से, उस बेटे से क्या है, इमोशंस कनेक्ट है हमारे। तो दुनिया में सबसे जो ताकत है वो है इमोशंस में। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप कोई गोल बनाएं, उसके पीछे एक इमोशनल रीजनिंग होनी चाहिए। 2 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई जी, दोनों मेहनती हैं, दोनों टैलेंटेड हैं, दोनों बराबर पढ़ाई करते हैं, पर एक के पीछे इमोशन ये है कि मेरे दादाजी को कलेक्टर ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाला था मेरे पापा जी को, और उससे बोला था भाग यहाँ से, तू कोई कलेक्टर है जो तुझे अंदर घुसने दे। आपको क्या लगता है कौन से बच्चे के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं? जिसके पास ये इमोशंस है। जिसके पापा जी की कभी ज़मीन बिक गई थी ना,
और वो बिजनेसमैन बनना चाहता है और उसने मन में ठान रखा है एक दिन इसी गांव में 50 बीघा खरीद के दिखाऊंगा, उसके बड़ा आदमी बनने के चांसेस 100 गुना ज्यादा हैं। इमोशंस हमें क्या बनाते हैं? ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। गोल हैज टू बी इमोशनल। हमने इमोशंस को लेके, थोड़ा डिरेल हो रहा हूँ, इमोशंस को लेके बहुत नेगेटिव किया गया हमें। आपने एक डायलॉग सुना, बी प्रोफेशनल डोंट बी इमोशनल। ये भी एक टैपिंग है, बताऊं आपको। आपने दीपक भाई जब जब प्रोफेशनल शब्द के बारे में सुना होगा, या आपने किसी को सजेशन दिया, आपको किसी ने सजेशन दिया होगा यार दीपक भाई थोड़े प्रोफेशनल बनो, तो क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा? उससे पहले आप ऐसा क्या कर रहे होंगे कि वो आपसे कह रहा हो यार ऐसा मत क्या करो, बी प्रोफेशनल। उससे पहले आप कैसा बिहेव कर रहे होंगे? बहुत फ्रेंडली, हाँ, कैजुअली। और उसने भाई आप अपनी टीम से बड़े गले मिल के बात करते होंगे, बड़े हंस के बात करते होंगे। आपका कोई भी थर्ड लेयर का जो एम्प्लॉय है वो भी आपके केबिन में आ जाता होगा, फिर आपका एक दोस्त केबिन में बैठा होगा, वो आपसे क्या कहेगा? डोंट बी प्रोफेशनल। अगर इसमें आम शब्दों में कहूँ ना, तो वो आपसे कहना चाह रहा है कि निर्दयी बन, बदतमीज बन, और सही वर्ड का प्रयोग कर दूं तो वो कहना चाह रहा है कमीना बन। आपने किसी को टाइम डिलीवरी नहीं दी, सर्विस टाइम पे नहीं दी। किसी दोस्त ने, किसी ने बोला यार नहीं दीपक भाई प्रोफेशनल बनो, टाइम पे डिलीवरी दिया करो। मतलब हमारे यहाँ प्रोफेशनल होने का मतलब है बदतमीज होना, प्रोफेशनल होने का मतलब है एरोगेंट होना, प्रोफेशनल होने का मतलब है जो डायरेक्ट लोगों से ना मिलता हो, कैजुअल रहता हो, गंभीर रहता हो, कम बात करता हो। ऐसे ही हमने इमोशंस के साथ खेल कर रखा है। तो गोल को अगर मैं कहूँ CLE, ए होता है एक्शनेबल, या मैं कहूँगा एक्शन से डिफाइन करिए। हम लोग दीपक भाई 90% केस में क्या होता है, गोल तो डिफाइन कर लेते हैं, एक्शन डिफाइन नहीं करते। मेरा पॉइंट क्या है? 10 किलो वजन घटाना, ये क्या है आपका गोल। तो आपको गोल थोड़ी सेट करना था, आपको तो एक्शन सेट करने थे कि सुबह 4 बजे उठना है, 2 घंटे जिम करना है, दोपहर में सलाद खानी है, शाम को दाल पीनी है, चावल नहीं। आपको तो ये एक्शंस पे बात करनी थी। हमारी समस्या ये, हम गोल्स पे बात कर रहे हैं। अगर आप 2026 की बात कर ही रहे हो तो मैं एक टूल देना चाह रहा हूँ। ये विजन बोर्ड नहीं बनता, मैं कह रहा हूँ अब की बार 2026 में आप विजन बोर्ड बनाएं ना बनाएं, अब मुझे नहीं मालूम, विजन बोर्ड मत बनाना, ठीक है? अब की बार एक चीज बनाइए, मिशन बोर्ड। और उससे भी आगे की चीज कहता हूँ, बनाइए एक्शन बोर्ड। एक्चुअली विजन बोर्ड थोड़ी काम करेगा एक्शन बोर्ड। मैं बताता हूँ। आपने विजन बना लिया है, मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में, आप सेल्स में, आपने कहा मुझे 100 नए लोग जोड़ने, आपने कहा मुझे 10 किलो वजन घटाना है। भाई ये हो गया गोल, अब इसको छोड़ दो। अब आप ना जैसे जनवरी है, जनवरी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसे करके पूरा चार्ट बनाओ महीने का, और उस पर टिक कर लो, कॉलम बना लो जो भी आपने सोचा है। मान लो आपको 10 kg वेट घटाना है, तो ये तो अब आपने ऊपर लिख दिया। अब चार्ट पता है किस चीज का बनना चाहिए? वेकिंग एट 4 AM चार्ट, कॉलम बना चाहिए वेकिंग एट 4 AM। दूसरा, ईटिंग प्रॉपर डाइट। तीसरा, टेकिंग प्रॉपर स्लीप, 8 hours स्लीप। चौथा, नॉट हैविंग फास्ट फूड। और टिक अब डेली इस पे लगना चाहिए। 1 जनवरी अब आप लिखो, टिक मारो, 4 बजे उठे क्या, टिक मार दीजिए। अगला लिख लो 2 घंटे एक्सरसाइज, मान लो आपने लिखी हुई है 2 hours एक्सरसाइज, लिखो टिक मार करी क्या, 2 घंटे एक्सरसाइज की है। तीसरा लिखे फ्रूट्स खाए क्या, टिक किया। चौथा 8 hours की स्लीप ली, नहीं ली। 5वां, तो आप जब एक्शंस को टिक मारेंगे तो चौथे दिन ही समझ में आ जाएगा, बाबा 10 किलो तो छोड़ दो, 1 किलो भी नहीं घटना। जैसे मैं एक्शन ले रहा हूँ, 2 दिन 4 बजे उठा था, तीसरे दिन तो मेरा टिक ही नहीं लग रहा। तो आपको 15वें दिन, हम अपने गोल्स के साथ गड़बड़ क्या करते हैं? जो साल का गोल तय किया करते हैं उसको रिव्यू कब करते हैं? के बार तो करते ही नहीं है। और क्या, अभी तो हम दिसंबर में याद आता है, शिट यार इस साल गोल बनाए थे पूरे नहीं हुए। तो अब दिसंबर में अगर अकल आ भी गई तो अब करेगी क्या वो? लेकिन जब आप ये एक्शन चार्ट बनाएंगे, एक्शन बोर्ड बनाएंगे, तो आपको 6ठे दिन समझ में आ जाएगा, अमर भाई रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट करने के लिए दिसंबर में बात नहीं करनी, रीस्टार्ट करने के लिए नवंबर में बात नहीं करनी। तो एक्शंस बनाइए। और आर होता है दीपक भाई रिवॉर्डिंग। आपका गोल ना आपको कुछ रिवॉर्ड दे के जाना चाहिए, सेल्फ रिवॉर्ड करिए। अच्छा, ये रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म? रिवॉर्ड इन द सेंस मैं बताता हूँ पहले तो, क्योंकि गोल ही अपने आप में रिवॉर्ड लोग मानते हैं। 10 लाख तो वही रिवॉर्ड, उसके अगेंस्ट अपने आप को भी रिवॉर्ड करिए। रिवॉर्ड क्या है दीपक भाई, उसको समझते हैं। रिवॉर्ड का मतलब होता है, जैसे मैंने 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने, मैंने सोच लिया अब 10 लाख कमा तो लिए, पर रिवॉर्ड क्या है भाई? मेरी एक इच्छा थी बुलेट लेने की, तो वो बुलेट लेना मेरे लिए रिवॉर्ड है। अब ऐसा नहीं कि उन 10 लाख को देखे, मैं उस 10 लाख के अगेंस्ट फिर खुद अपने आप को भी तो रिवॉर्ड करूं। या मुझे एक घड़ी लेनी थी यार रोलेक्स की,
या मुझे यार थार लेनी थी, तो मैं कहता हूँ भाई रिवॉर्ड भी देते रहो, बड़ा नहीं छोटा दे दो, iPhone 17 लेना है, या ऐसा रिवॉर्ड हो सकता है कि अगर यार मैंने ये लैंडमार्क अचीव कर लिया ना तो फैमिली को लेके गोवा जाऊंगा, फैमिली को लेके ऋषिकेश जाऊंगा, वॉट एवर कुड बी, कोई भी रिवॉर्ड हो सकता है, पर अपने आप को क्या करिएगा, रिवॉर्ड करिएगा। जब आप खुद को रिवॉर्ड करते हैं तो मैं इसको कहता हूँ खुद को री एनर्जाइज करना, तो गोल हैज टू बी क्लियर। आप बिल्कुल गोल को रखिएगा क्लियर। जो 90% लोग गोल नहीं अचीव कर पाते उसका रीजन बता देता हूँ। 90% को अपना गोल तो मालूम है, पर्पस मालूम नहीं है। अब सवाल उठता है जी गोल और पर्पस तो अंतर क्यों, सेम ही चीज है। मैं कहता हूँ नहीं सर, गोल और पर्पस सेम चीज नहीं है। दो लोग, फिर उदाहरण देता हूँ, दो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों आईएएस बनना चाहते हैं, दोनों का गोल सेम है या नहीं? गोल सेम है, पर गारंटी नहीं है कि दोनों का पर्पस सेम हो। क्यों बनकर क्या करना है? आप उस गोल से क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आपका पर्पस होता है। एक के मन में है कि भाई जिस दिन आईएएस बन जाऊंगा ना, इतने पैसे कूटूंगा, इतनी रिश्वत लूंगा कि 7 पीढ़ियों को पार उतार दूंगा। एक के मन में नहीं यार, अपने गांव में स्कूल बनवाऊंगा, जिले का नाम रोशन करूंगा, गरीबों के लिए कुछ करूंगा, किसानों के लिए ये करूंगा, ऐसा नाम करके जाऊंगा, मेरे परिवार को सब इज्जत करें, सलाम करें और मैं देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। अब इन दोनों के पर्पस में जमीन आसमान का अंतर है। और पर्पस की ताकत बताता हूं अब आपको दीपक भाई। जितने लोगों ने पैसा कमाया, मुझसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाता होगा, आमतौर पे एक सवाल बोला जाता है, अरे सर 2 नंबर से भी पैसे लोग कमा लेते हैं, बेईमानी से भी कमा लेते हैं। अब आप कमाल की चीज़ मेरे कहने के बाद आप लोग अपने आसपास, अपने गांव में, कॉलोनी में, कहीं भी नोटिस करिएगा, सोसाइटी में जिनके गोल हैं 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ कमाने, आप नोटिस करना, उन्होंने उस पैसे का गोल तो अचीव कर लिया, पर अगर उनका पर्पस नेगेटिव है तो फिर उन्हें इस पैसे से वो नहीं मिला जो असली पैसे से चाहिए होता है। पैसे तो 2 चीज़ें चाहिए दीपक भाई, एक तो लग्जरी और दूसरा रिस्पेक्ट और प्राइड। लग्जरी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए पैसे से? रिस्पेक्ट और प्राइड। मैं उदाहरण देके बताता हूँ आपको, सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। जब आदमी पैसा कमा लेता है तो फिर वो सोसाइटी में क्या चाहता है? क्या लोग मेरी इज्जत करें। और तीसरा उसे क्या चाहिए कि वो 4 लोगों में बैठे तो उस पैसे की वजह से उसे क्या महसूस होना चाहिए? प्राइड महसूस। आपने देखा कुछ लोगों को दहेज में फॉर्च्यूनर मिल जाती है, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? लग्जरी तो वो फॉर्च्यूनर की सारी ले रहे हैं, शानदार गाड़ी में चल रहे हैं, ऐसी बढ़िया है, टनक के चल रहे हैं भैया रोड पे, और जब वो उस गाड़ी से उतरते हैं तो 4 लोगों के बीच ना सीना चौड़ा के नहीं बैठ पाते, गर्व से यूं आंख नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें मालूम है फॉर्च्यूनर किससे मिली है। अगर वो फॉर्च्यूनर उसने कमाई होती तो वो फॉर्च्यूनर की जो बात करता, जो फील आता, तो मैं कहता हूँ पैसा केवल पैसे के लिए नहीं कमाया जाता। पैसा कमाया जाता है पहला लग्जरी के लिए, दूसरा कमाया जाता है रिस्पेक्ट के लिए, और तीसरा किसके लिए कमाया जाता है? प्राइड के लिए। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका गोल पैसा कमाना है और उसका पर्पस नेगेटिव है तो फिर आप विजय माल्या बनेंगे फिर आप नीरव मोदी बनेंगे। मेरा उदाहरण सुनिएगा, नीरव मोदी और विजय माल्या भी पैसे से उतनी ही लग्जरी ले रहे हैं जितने अंबानी और टाटा जी ले रहे होंगे, पर विजय माल्या अपने घर से चौराहे पे नहीं निकल पा रहा। जैसे ही बाहर निकलता है तो लोग क्या चिल्लाने लगते हैं? चोर चोर चोर। दरअसल उसे पैसे की लग्जरी तो मिल रही है, प्राइड नहीं मिला, पर जो पैसे से प्राइड मिलना था, पैसे से रिस्पेक्ट मिलनी थी, वो नहीं मिलेगी। तो अगर आपका गोल है पर पर्पस क्लियर नहीं है तो पहली बात तो आपके गोल अचीव करने की चांसेस बहुत कम है, और दूसरी बात अगर कर भी गए तो आपको फिर उस पैसे से, उस गोल से वो नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में आपको हासिल करना था। तो मैं तो कहता हूँ गोल के साथ सबसे पहले क्या क्लियर करिए? पर्पस क्लियर कीजिए। वाह, वेरी नाइस सर। क्लियर जो आपने बताया ना, क्लियर थ्योरी, वो गोल कंप्लीट करने की, उससे तो कोई सा भी गोल हो वो बहुत इजीली अच्छे से क्लियर हो सकता है जी। तो सर आपने यहाँ पे गोल को बताया, गोल आइडेंटिफाई गोल सही है, आइडेंटिफाई कैसे करें, और क्लियर की तरह आपने बता दिया कि उसको अचीव कैसे किया जाए। अब यहाँ पर है किससे जल्दी अचीव किया जा सकता है गोल को? 10 साल का लक्ष्य अगर किसी को 1 साल में अचीव करना हो तो इज इट पॉसिबल? मैं प्रैक्टिकली कहूँगा नहीं। ओके भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन है। भाई आप जैसे कोई उदाहरण दीजिए, ये 10 साल का टारगेट है, कोई उदाहरण देके बताइए। मान लो मेरा 10 साल का टारगेट 100 करोड़ होता है, वो तो 1 साल का भी हो सकता है, उसे हम 10 का बोल ही क्यों रहे हैं? हाँ भाई हम उसे खामाखा ये क्यों बोलेंगे ये 10? भाई अब जो बदलता दौर है, AI का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, स्टार्टअप का जमाना है, बिजनेस का जमाना है, ऐसे में हम 100 करोड़ को 10 साल का मानना ही नहीं चाहिए हमें। तो 100 करोड़ तो क्या आपके पास, दीपक भाई आप तो खुद इस पे काम करते हैं, सैकड़ों उदाहरण नहीं है जहां लोगों ने 100 करोड़ तक की जर्नी अचीव की है विद इन 1 ईयर। करेक्ट। तो बिल्कुल है, पहली बात तो, पहला पॉइंट तो मेरा ही है। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ को कैसे अचीव करें, मैं कह रहा हूं 100 करोड़ हो या 2 करोड़ हो और या 1000 करोड़ हो, दीपक भाई जी,
तो इसका एक मैप बनाइए, MAP। अब ये मैप क्या है? M मतलब मैनिफेस्टेशन। ओके। पहले आपका गोल होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि दुनिया में एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है कि दुनिया की हर चीज़ 2 बार बनती है। एक दिमाग में और हकीकत में। एक बार वो तब जब सारी दुनिया के सामने आ चुकी होती है, पर उससे पहले वो किसी ना किसी के दिमाग में बन चुकी होती है। मैं अक्सर सक्सेस के लिए बोलता हूँ कि सक्सेस इज अ मेंटल करेंसी। पैसा इज अ मेंटल करेंसी। अगर वो आपके दिमाग में नहीं है तो वो सच में तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वो जो 100 करोड़ है उसका भरोसा आपको होना चाहिए। 90% केस में दीपक भाई, हम जैसे लोगों के वीडियो सुनकर आदमी 100 करोड़ लिख तो देता है, पर मन मन में खुद से ही पता क्या बोल रहा होता है वो। अच्छा चलो एक और तरीका बताता हूँ कैसे पता करें कि ये सही गोल बनाया आपने या नहीं बनाया। जिस गोल को बताते समय आपको दूसरों को बताते समय शर्म या झिझक लग रही है या आपको ही ऑकवर्ड सा लग रहा है, समझ लेना वो फालतू में ही बना दिया आपने, वो आपने फालतू ही बना दिया। या अच्छा फालतू इसलिए नहीं है, वो गोल बड़ा है। उल्टा देखिए, मैं गोल तो कोई बड़ा नहीं होता, हो सकता है आपका आत्मबल छोटा हो। आपके देखिए, आप ये समझिए 9 नंबर का जूता बड़ा होता है या 10 नंबर का? 10 का। क्यों? जिसको 11 आता होगा उसके लिए 10 बड़ा कैसे? तो इस धरती पे किसके हिसाब से आप देख रहे हैं? हाँ, आप किसके हिसाब से देख रहे हैं? तो अगर आपको 100 करोड़ बोलते समय 3 बार खुद ही अंदर देखना पड़ता हो, अरे यार, तो समझ जाइएगा आप इसे 50 करोड़ कर लीजिए, आप इसे 20 करोड़ कर लीजिए। जितने गोल को आप पब्लिकली बता सकते हो, मैं पैरामीटर्स बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ। कहा तो ये जाता है किसी को अपना गोल मत बताइए, मैं तो कहता हूँ ये झूठ है। सबको बताइए, ढिंढोरा पिटवाइए। और जिस गोल को बताते समय आपको ही शर्म लग रही हो, आप ही ना बता पा रहे हो, समझ जाइएगा या तो इसे कट मार लो और या इतनी हिम्मत ले आओ। मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा 50 करोड़ बोलते समय आपको डर लग रहा है तो ये मैं नहीं कह रहा कि इसे 25 करोड़ कर लो। मैं कह रहा हूँ अपने डर को, अपने हौसले को बड़ा कर लो। बता दो 50 करोड़ अगर दम है तो आप बता दीजिए। पहली बात जो अपने हिसाब से सही है, जो आपके हिसाब से सही है। तो मैं जब आप दिमाग में ले आएंगे तो वो एक्चुअल में बनना शुरू हो जाएगा। तो M फॉर मैनिफेस्टेशन। M फॉर मैनिफेस्टेशन। ठीक है। सबसे पहले तो 100 करोड़ को अब आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, दिमाग के लिए कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। आप तो 100 करोड़ कर लो। हमारी समस्या ये है, हम बड़ा सोच भी नहीं पाते। मेरे एक मित्र हैं सुमित मिश्रा जी, हिप्पो कॉर्पोरेशन के MD, खजराना मंदिर है इंदौर में, दीपक भाई आप तो जानते हैं। वहाँ से बाहर निकले तो बाहर एक वो भिखारी नहीं बैठे रहते मांगने वाले, तो एक वो यूं कर रहा था बैठा बैठा। तो सुमित सर ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? बोले मैं सोच रहा हूं कि मैं मूंगफली खा रहा हूं। सुमित सर बोले यार जब सोच रहा है तब तो काजू सोच ले। भाई ये तो सोच ही तो रहे हो, खा तो रहे नहीं हो तुम। तो बोले जब तुम सोच ही रहे हो तब तो काजू सोच लो। 90% केस में क्या होता है दीपक भाई, हमें खुद पे यकीन नहीं होता, और या होता है तो कौन से वाला, ना कर सकने वाला। मैंने अपना करियर ये स्पोकन इंग्लिश टीचर शुरू किया था। मैंने एक बच्चे को स्टेज पे बुलाया, बोला सर मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। तो जो पास में बैठा था वो बोला सर इसको अपने आप पे यकीन नहीं है। मैंने बोला यार कैसी बात कर रहे हो, इसे तो अपने आप पे 100% यकीन है कि ये नहीं आ सकता, जरा सा भी डाउट नहीं है कि आ सकता है। तो सवाल ये भी है 90% लोगों को तो इस बात का यकीन है कि वो नहीं कर सकते हैं। तो जब आप मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आपको उसको मैनिफेस्टेशन शुरू करना है। आपको डेली अपने आप को इंस्ट्रक्शन देनी है, डेली अपने आप से कहना है 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100, जो भी आपकी स्टाइल होगी मैनिफेस्टेशन की वो आप जानते हैं। लेकिन कृपया करके मैनिफेस्टेशन को, हमने दीपक भाई सबसे बड़ी गलती क्या कर रखी है, हमने मैनिफेस्टेशन को मेहनत के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज किया है। जैसे एक टर्म होती है आपने सुना होगा स्मार्ट वर्क। हमेशा जब जब स्मार्ट वर्क का डायलॉग बोला जाएगा तो अगला सेंटेंस क्या होगा, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। मैंने कहा भाई साहब जब आपका हार्ड वर्क बालिग हो जाता है, जब आपका हार्ड वर्क 18 साल से ऊपर का हो जाता है, तब जाके वो स्मार्ट वर्क कहलाता है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। क्या आप मुझे ऐसा स्मार्ट वर्क करके दिखा सकते हैं जिसमें हार्ड वर्क ना लगता हो? ये कौन सा स्मार्ट वर्क होता है फिर? स्मार्ट वर्क इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क, इट इज एक्सटेंशन ऑफ हार्ड वर्क। ओके, उसी हार्ड वर्क में जब आप इतने निपुण हो जाएं, अच्छा डायलॉग मोटिवेशनल स्पीकर है, डायलॉग कुछ तो बोल नहीं है, कहीं से सुन लिया, वो डायलॉग क्या चिपका दिया जाता है हार्ड वर्क के ऊपर। अगर मेहनत से कामयाबी हासिल होती तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? गधा। तो गधा कामयाब होता। मैंने कहा मेरा पहला सवाल, आपकी नजर में गधा कामयाब क्यों नहीं है?
गधे से आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? इसे कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है गधे को? गधे का आप मुझे गोल तो बताओ, गधे का पर्पस क्या है, काम क्या है? या गधा मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा? भाई गधे का काम क्या है? माल ढोना। तो माल ढोने में गधा कामयाब नहीं है। करेक्ट। तो किसने कह दिया गधा कामयाब नहीं है? तो पहली बात तो गधा वास्तव में कामयाब है, वो ऐसी जगह माल लेके चढ़ जाएगा जहां आप चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये तर्क देना तो बंद कर दीजिए कि अगर कामयाबी मेहनत से मिलती तो गधा ज्यादा मेहनत करता है। पहला पॉइंट तो मेरा ये है। तो हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट नहीं है स्मार्ट वर्क, वैसे ही मैनिफेस्टेशन मेहनत का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये तो उसका बीज है, सही बताऊं तो पार्ट है उसका एक। अब आते हैं हम ए मतलब एक्शन पर। ओके। उसके बाद मैप समझिए, ए मतलब एक्शन। अब इसकी लीजिए एक्शन, टास्क बनाइए। मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है GPT। जी मतलब गोल, P मतलब पर्पस और T मतलब टास्क। अगर आप अपने गोल के बाद पर्पस नहीं लिख रहे हैं तो भी अधूरा है, और पर्पस के बाद अगर आप टास्क नहीं लिख रहे हैं, एक्शन के लिए 10 किलो वजन घटाना है, ये गोल है। ये तो सारी दुनिया बना के बैठी हुई है, पर इसके नीचे क्या होने चाहिए? आपके एक्शन होने चाहिए। और P मतलब होता है उन एक्शंस को प्रैक्टिस में लाइए। देखिए एक्शन एक बार लिया गया एक्शन बहुत काम का नहीं होता। जब आप एक्शन लेने लगे तो जब आप उन्हें बार बार ले जाएंगे तो सेम एक्शन क्या कहलाएंगे? प्रैक्टिस। आपका जो 100 करोड़ है वो आपके किस में होना चाहिए? एक्शन से भी आगे की चीज क्या है? एक्शन का बड़ा भाई कौन है? प्रैक्टिस। फिर उसको किस में ले आइए? प्रैक्टिस में ले आइए। और यहाँ मैं एक चीज और जोड़ दूंगा, P मतलब प्लानिंग। एक्चुअली उस एक्शन की भी प्लानिंग होनी चाहिए, केवल गोल की प्लानिंग नहीं, उस एक्शन की भी क्या होनी चाहिए आपके पास? प्लानिंग। फिर आप गोल अचीव कर लेंगे, 2 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो। हालांकि एक सजेशन मैं फिर दूंगा, गोल सेट करते समय बड़ा और छोटा जूता कोई नहीं होता, आपके साइज के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10-15% ऊपर का गोल सेट करिएगा। ओके। और आप गोल सेट 15%, अब कैसे पता चले मेरी कैपेसिटी क्या है? तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। अगर 9th क्लास में आपके 60% आए हैं तो 10th में आप 75 या 80 का टारगेट रख लीजिए। ओके। ये मत कहिए मैं यूपी टॉप कर लूंगा। कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं उन मोटिवेशनल स्पीकर्स में से नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले अपने मोटिवेशनल स्पीकर को भी चेक कर लीजिए। आप नदी के किनारे खड़े हैं, कूदने से डर रहे हैं नदी में, और आपको एक मोटिवेटर आता है और मोटिवेट करता है, तो पता कर लेना वो मोटिवेट कर किस चीज के लिए रहा है, कूदने के लिए या तैरना सीखने के लिए। इन दोनों में भी जमीन आसमान का अंतर है। मैं कहता हूँ चलिए पिछली बार आपने 1 करोड़ कमाए थे, अब की बार आपने 100 करोड़ का टारगेट रख लिया, क्या लॉजिक है इस बात का? भाई अब आप कहोगे अरे सर मैं कमा सकता हूँ 100 करोड़, तो मैं कह रहा हूँ इससे अगली साल कमा लेना। भाई कहीं भग तो जाएंगे नहीं ये 100 करोड़। पिछली बार आप 1 करोड़ थे, अब की बार आप 10 करोड़ कर लो, और अगर आप 1 से 10 तक अब की बार आ जाओ तो अगले साल 100 करोड़ कर लेना। इसमें कौन सी दिक्कत है? एक ही साल तो लेट होंगे फिर भी आप। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे चलिए आप। ओके, अपनी औकात के हिसाब से, औकात से थोड़ा सा बड़ा करके हल्का सा 10-15% है ना। वेरी नाइस सर, क्या एक्सप्लेन किया सर आपने। हाँ, मोटिवेशन का मतलब, मेरी माफी के साथ कह रहा हूँ, मोटिवेशन और मूर्खता में अंतर होता है। मोटिवेशन और मूर्खता में अंतर होता है। मोटिवेशन का मतलब मूर्ख हो जाना नहीं होता। मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी कर देना कि भाई अब तो मोटिवेट हो गए, हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर भी एक कैपेसिटी तो रहेगी ना हमारी, उससे 10% ऊपर चले। करेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, आपने कहा था इसको कि वो लॉजिकल नहीं है कि 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में, कि आप 10 साल में क्या पाना चाहे 100 करोड़, तो उसको तो 1 साल का बना लो, तो वो चीज़ होती है। लेकिन अगर मान लो कोई प्रैक्टिस कर करके कोई चीज़ पाई जाती है 5-10 सालों में, उसको अगर कम करना हो तो उसके लिए भी फिर व्हाई नॉट। देखिए टाइम को लेकर एक थ्योरी है दीपक भाई, टाइम के बारे में एक थ्योरी कही जगह जाती है कि टाइम उतनी ही जगह ले लेता है। टाइम पानी की तरह है। अगर मैं आपको एक आधा गिलास पानी दिखाऊं, गिलास में आधा पानी है, तो आप इसे कितना पानी बोलेंगे? आधा गिलास। सेम पानी को अगर मैं चाहूं तो परात में डाल दूं, अब ये सेम पानी कितनी जगह घेर लेगा? पूरी परात को घेर लेगा। अब आप कहेंगे अरे इस परात में तो पानी है, और वही परात गिलास में कर दूं तो अब कितना सा है? वो आधा गिलास। तो ऐसे ही टाइम होता है। एक्चुअली मैं आपके दिमाग की ताकत बताता हूँ, और स्पेशली टाइम को लेकर। ओके, आप किसी भी टारगेट को उस टाइम में पूरा कर सकते हैं जो आपने सेट किया है। एक्चुअली ब्रेन काम कैसे करता है इसकी थ्योरी बताता हूँ आपको। सोने के लिए हमें कितने का बेड चाहिए? सोने के लिए? हाँ, जब हम सोते हैं अमूमन ये 6x6 के करीब 6x6 का बेड होता है। आपने कभी नोटिस किया, हम इस करवट सोए थे, मतलब इस साइड सोए थे, और सुबह सो के उठे तो इस साइड पड़े थे। इसका अगर मैं अर्थ निकालूं तो ये हुआ कि अगर ये बेड 6x6 से कम होता तो इसका मतलब हम नीचे गिर जाते। तो फिर आप जब ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन की सीट की चौड़ाई कितनी होती है?
1 फीट क्या 2 फीट के 1.5-2 फीट, हाँ 2 फीट 2 फीट कितनी बार गिरे आप? एक बार भी नहीं। आप कितनी बार गिरे हैं? क्यों नहीं गिरते? जब हम 6 फीट के बेड में इधर से इधर आके मिल जाते हैं और 5 फीट, अगर वो 1 फीट भी कम होता तो हम गिर जाते, तो फिर हम 2 फीट की चौड़ाई की ट्रेन की सीट से क्यों नहीं गिर जाते? एक्चुअली जब आप सो रहे होते हैं ट्रेन की सीट पर, तो आपके ब्रेन को पहले ही टारगेट मिल चुका होता है कि बाबा आज 6 फीट में नहीं सोना, आज 2 फीट में। छोड़ दीजिए, ये तो 2 फीट की चौड़ाई है। पहले स्कूलों में वो फट्टे हुआ करते, टेबल हुआ करते थे फट्टे वाले, बेंच। और कई बार आपने देखा लंच ब्रेक में या कैसे ही हम पीछे कोई यूं कमर करके लेट गए। हाँ। आज भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे उस 6 इंच या 9 इंच के फट्टे पे ही सो जाएंगे। गिरते क्यों नहीं गिरते। एक्चुअली ब्रेन को पहले ही पता चल जाता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इस पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक सा एग्जाम्पल देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है आप घर जा रहे थे और अचानक पेट में गड़बड़ सी हुई और आप घर से 1 किलोमीटर दूर थे और आपको लगता रहा यार पेट में गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या होगा। आप बाइक तेज दौड़ाते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं और उस एक महान जगह पर जाके जैसे ही बैठते हैं पहला मन में ख्याल क्या आता है? यार 1 सेकंड भी लेट हो जाता। तो दीपक भाई आप 10 किलोमीटर भी दूर हुए होते ना तो भी कुछ नहीं होता, तो भी आप घर पहुंच जाते। एक्चुअली जैसे ही 1 किलोमीटर पे आपका पेट खराब हुआ तो दिमाग को पता चल गया कि अगले 5 मिनट होल्ड करना है। और जैसे ही 10 किलोमीटर पे दूर हुआ तो दिमाग को पता है भाई 25 मिनट होल्ड करना है, आधा घंटा होल्ड करना है, 1 घंटा होल्ड करना है। ब्रेन को जैसे ही आप एक टारगेट दे देते हैं, जैसे ही ब्रेन को बता देते हैं कि ये 100 करोड़ 5 साल में लेने हैं, तो अब वो 5 में ही लेके दिखाएगा आपको। और जैसे इसकी एक थ्योरी और जैसे ही आप उसे टारगेट दे देंगे 1 साल का, तो उसके लिए अब 1 साल ही टारगेट है। एक्चुअली ब्रेन काम कैसे करता है दीपक भाई, दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप कभी 10 मंजिला इमारत पे चढ़े हो, आप 8 मंजिल पे चढ़ रहे हो, 8 मंजिला इमारत है, आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। कौन से मंजिल पर पहुंचते पहुंचते आपको थकावट सी लगती है? अगर वो 8 मंजिल की है, 8 मंजिल की है तो कहाँ जाकर लगभग आपको ऐसा लगता है यार पैर दुख गए, यार रुक जाओ या थक गए? 3-4-5 के राउंड, 4-5 के 5वीं मंजिल पे। आप 3री मंजिल पे चढ़ो, दूसरी में दूसरी पे लगने लगेगा। आप 3री पे चढ़ोगे तो 2री पे थकावट होगी, आप 8वीं पे चढ़ोगे तो 6ठी पे थकावट होगी, आप 15वीं पे चढ़ जाना तो 7वीं 8वीं पे आएगी, आपको 8वीं 10वीं पे आएगी। एक्चुअली ब्रेन को ये लगता है कि जब मुझे जो टारगेट दे दिया जाएगा उससे 10-15% पहले जाके मुझे थकना है। अब आप टारगेट 2 मंजिल का दे लो, 100 मंजिल का दे लो या 10 मंजिल का दे लो, तो आप चाहें जब चाहें अपने 10 साल के टारगेट को 5 साल पे ला सकते हैं, 5 साल के टारगेट को 1 साल पे ला सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा बी प्रैक्टिकल, बट आप जो टारगेट चाहते हैं उसे जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। वाह, क्या एक्सप्लेन किया, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू सो मच। एक्सट्रीमली क्या क्लियर करके आपने किया ना, सिर्फ अपने मोटिवेट किया बल्कि उसको लॉजिकली, क्लियरली और क्लियर के थ्रू और ज़्यादा क्लियर किया, सो काफ़ी अच्छा है। सो लास्ट में हम एक चीज़ रखते हैं जिसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा बात होती थी, अभी थोड़ी कम बात होती है क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग टॉपिक हो जाता है ना। तो ये टॉपिक इतना चलता नहीं, इसलिए भी शायद लोग इतना वीडियो अब नहीं बनाते इस पर। लेकिन फिर भी हैबिट्स का कितना रोल यहाँ पर प्ले होता है, क्योंकि हैबिट्स अगर आ गई अंदर तो उसके बाद में एफर्ट नहीं खत्म हो जाते, ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाती है। जैसे मैंने 10th में क्या हुआ, इतनी पढ़ाई की कि जब एग्जाम खत्म होगी तो मैं रह ही नहीं पाया पढ़ाई करने से। तो एग्जाम खत्म होगी फिर भी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर रहे थे, खत्म होगी फिर भी एक नई बुक उठा करके, तो वो हैबिट हो गई एक तरह से। तो हैबिट का कितना रोल यहाँ पर अगर है तो 21 दिन का साइंस क्या ये काम करता है कि नहीं करता है, और किस तरह से हैबिट डेवलप किया है? आपने इस क्वेश्चन को पूछते समय एक भूमिका जमाई कि अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, लोग इस पे बात नहीं करते। नहीं, मैं कहता हूँ बेसिक्स हमेशा बेसिक्स रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इमारत कितनी भी बड़ी मजबूत बना लीजिए, कितनी बड़ी बना लीजिए, बिना नींव के आप इमारतें नहीं खड़ी कर पाएंगे। और कामयाबी की, एक्शन की, दुनिया की, मैनिफेस्टेशन की, माइंडसेट की अगर कोई नींव है तो वो हैबिट है। सबकी नींव हैबिट है, सबकी नींव हैबिट है। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ दीपक भाई, इफ़ यू वांट टू हैव इट, अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव इट देन हैबिट। आप उस चीज़ की क्या डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए। मेरा तो दीपक भाई यहाँ तक कहना है कि हमारा जो परिचय है वो भी हमारी हैबिट है। करेक्ट, सिद्ध करके बताता हूँ। व्हाट डू मीन बाय हैबिट? वो काम जिसको हम सबसे ज़्यादा करते हो वही तो हमारी आदत है। भाई वो झूठ बोलता है, इसका मतलब एक बार बोलता है क्या? नहीं, ज्यादा बोलता होगा ना, बार बार, तभी तो हम उसको कह रहे हैं। वो लेट आता है तो एक बार लेट आया जिंदगी में, बार बार, यानी जिस काम को वो सबसे ज्यादा करे वही तो उसकी हैबिट कहलाएगी। कोई क्रिकेटर है, वो सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में क्या काम करता होगा? क्रिकेट। तो यही तो उसकी हैबिट है और ये इसका इंट्रोडक्शन है। मैं और आप ट्रेनर हैं, तो हम दिन में सबसे ज्यादा समय किस चीज को देते होंगे? ट्रेनिंग को, तभी तो हम ट्रेनर हैं। नहीं तो अगर हम टाइम नहीं तो फिर हम काहे के ट्रेनर हैं? यानी मैं तो ये कहता हूं जो हमारी आदत है वो एक्चुअल में हमारा इंट्रोडक्शन है।
तो अब आप देख लीजिए आपका क्या इंट्रोडक्शन है, वही आपकी हैबिट है, या आपकी जो हैबिट है वही आपका इंट्रोडक्शन है। करेक्ट। अब मैं हैबिट पे एक थ्योरी, पर मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि बस आपको अपने आप से एक ही सवाल पूछना, आपको हैबिट किस चीज़ की पड़ रही है। कई बार लोग बोलते हैं सर, मैं मुझसे किसी ने पूछा तो एक चीज़ होती है सेट ऑफ स्किल्स। एक्चुअली सेट ऑफ स्किल्स किसको बोलते हैं? जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम के द्वारा आपके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि अमर भाई, मैंने 6 महीने मैराथन की तैयारी करी, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। 6 महीने मैंने मैराथन की तैयारी करी और वो तो मैराथन ही कैंसिल होगी, पोस्टपोन होगी, मेरे तो बहुत मजा आ रहा है भाई, क्या यार, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा भाई मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा जब तुम मैराथन की तैयारी करते थे तो कितने बजे उठते थे? बोले भाई 4 बजे उठता था। मैंने कहा वो 4 बजे उठने की आदत भग गई, कहाँ चली गई वो 4 बजे उठने की आदत? अभी भी तो तुम्हारे साथ ही होगी। मैंने कहा यार तो तुम तो ठंड बहुत पड़ती थी, जाते ही नहीं होगे। बोले भाई ठंड तो छोड़ दो, बारिश में भी नहीं रुका मैं। तो मैंने कहा ये तुम्हारे अंदर जो एडवर्सिटी कोशेंट डेवलप हुआ है, एडवर्सिटी कोशेंट मतलब मुश्किल हालात में भी काम करने की क्षमता, मैंने कहा वो कहीं चली गई क्या? 4 बजे की उठने की आदत तो तुम्हारे, भाई मैराथन ही तो पोस्टपोन हुई है, जो उसके माध्यम से स्किल्स डेवलप हुई हैं। सुबह 4 बजे उठना, ठंड का भी सामना करना, बारिश का भी सामना करना, डिसिप्लिन आया, रेगुलरिटी आई, कंसिस्टेंसी आई। मैंने कहा इन्हें बिजनेस में लगा दो तो तुम कामयाब दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। इन्हीं चीज़ों को यूपीएससी की तैयारी में लगा दो तो तुम आईएएस क्लियर कर लोगे। इन्हीं चीज़ों को फिर से तुम ओलंपिक में जाने में लगा दो तो आप गोल्ड मेडल जीत लाओगे। आदत थोड़ी भग जाएगी कहीं भी। करेक्ट। तो मैं ये कहता हूँ कि बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपको आदत किस चीज़ की पड़ रही है। एक स्टोरी जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया, एक साधु महाराज, हैबिट्स पर इससे बड़ी मैं कोई वो नहीं एग्जाम्पल मानता। एक साधु महाराज एक गाँव में पहुँचते हैं और वहाँ आवाज़ लगाते हैं कि बच्चा खाने को कुछ दो। अंदर से एक लड़का बोलता है बाबा आज घर पे कोई है नहीं, खाना नहीं बना, खाने के लिए कुछ नहीं है। बाबा बोलते हैं अच्छा बेटा बाहर तो आ। लड़का बोलता है बाबा घर पे कुछ है ही नहीं तो मैं बाहर आके मैं दूं क्या, है ही नहीं कुछ भी। अरे बोले बेटा बाहर तो आ। लड़का बोलता है अरे बाबा आप तो, अरे बोले बेटा बाहर तो आ। लड़का बड़ा झल्लाता हुआ इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में बाहर आके बोलता है बाबा सच में घर पे कुछ नहीं है, क्या दूं? कच्चे घर हुआ करते थे उस समय। बाबा देखते हैं इधर उधर, बाबा बोलते हैं अच्छा तू एक काम कर, एक मुट्ठी मिट्टी ही दे दे। वो कहता है यार अजीब आदमी है, पागल ही है क्या। खैर वो एक मुट्ठी मिट्टी दे देता है। साधु लेकर चल देते हैं। 100-200 मीटर ही गए थे। जो उनके शिष्य होते हैं उनका दिमाग खराब, वो तो बाबा से लड़ने को झगड़ने को तैयार। बोलते हैं गुरुजी क्या था ये, अपने गुरु से बोलते हैं अपने उनसे कि बाबा क्या है, गुरुजी क्या है ये, आपने उससे लड़के से मिट्टी क्यों ली, इस मिट्टी का आप क्या करेंगे? बाबा का जवाब सुनिए दीपक भाई। बाबा बोलते हैं भाई मैंने उसे देने की आदत डाल दी। आज उसने एक मुट्ठी मिट्टी दी है, कल जिस दिन घर में रोटी होगी तो रोटी भी देगा। पर अगर आज वो अंदर पड़े पड़े मना कर जाए तो इसको आदत पड़ जाती टालने की और अगले दिन जिस दिन घर में रोटी होती तो भी ये क्या कहता पड़ा पड़ा, यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है हर बार एक्शन के बदले आपको कामयाबी मिल गई हो, पर आपको आदत किस चीज़ की पड़ गई? काम करने की आदत पड़ गई, सुबह उठने की आदत पड़ गई, ऑफिस टाइम पर पहुंचने की आदत पड़ गई, लोगों से बात करने की आदत पड़ गई। अब ये आदत किसी दिन आपको सक्सेस दिलवा देगी। तो अपने आप से रील देखने को मैं इसलिए बुरा नहीं मानता दीपक भाई कि भाई रील से आप बिगड़ जाओगे। भैया मैच्योर हो, 20-22 साल 25 साल के बिगड़ोगे वो तो बाद की बात है, पर रील देखते समय तो आपको पड़े रहने की आदत पड़ गई ना। अब ये जो पड़े रहने की आदत है, कल को मैं कहता हूँ भगवान ना करे पर ऐसा कुछ हो जाए, मैं तो कहता हूँ भगवान कर भी दे तो अच्छा, पर ऐसा कुछ हो जाए इस दुनिया में से मोबाइल खत्म हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए, तो जो आज 18 घंटे पड़े पड़े रील देख रहा है कल वो 18 घंटे पड़े पड़े कॉमिक्स पढ़ेगा, रहेगा पढ़ाई हुआ। अब वो ऐसा नहीं है कलेक्टर बन जाएगा, डॉक्टर, चलो भाई रील बंद हो गई अब मैं डॉक्टर बन जाऊं, रील बंद हो गई अब मैं आईएएस बन जाऊं, वो कुछ नहीं बनने वाला। तो आप तो पता कीजिए आपको आदत किस चीज की पड़ रही है। और आदत डेवलप, अगर मैं यहाँ छोड़ दूंगा इस टॉपिक को दीपक भाई, अधूरा मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आदत की ताकत तो बता दी। अब आदत को डेवलप करने का एक फॉर्मूला देता हूँ और उस फॉर्मूले का नाम है GST। हाँ, कितना %? अरे अब पता चलेगा आपको। जब भी कभी नई आदत डेवलप करनी हो उस पर एक फॉर्मूला अप्लाई करिए, उस फॉर्मूले का नाम है GST। क्या फॉर्मूला दीपक भाई? GST। ये डायलॉग तो बहुत आसान है, आदत डाल लो, आदत ये कर लो, अपनी आदतें बदल लो। दीपक भाई दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई स्विच थोड़ी ही है। अगर ये इतना आदत आसान होता तो फिर तो मैं बटन दबाता और मैं फिर तो आलसी से मेहनती बन जाता, फिर तो मैं डिसिप्लिन्ड हो जाता। ऐसा कहीं होता है क्या? तो करें क्या? तो मैंने इसमें एक फॉर्मूला बनाया GST। जी मतलब ग्रीड योरसेल्फ, लालच दो। लालच दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, लालच बुरी बला है।
मैं लालच बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आज मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, लालच दो कि अमर अगर तुम बढ़िया पॉडकास्टिंग करोगे ना, अगर तुम बढ़िया कंटेंट तैयार करोगे, बढ़िया ट्रेनिंग करोगे, तो यार 1 साल के अंदर तुम स्कॉर्पियन ले लोगे, मर्सिडीज ले लोगे यार, मर्सिडीज में चलोगे, बढ़िया कपड़े पहनोगे, बढ़िया शानदार होटल्स में रहोगे, बढ़िया मौका। ललचाओ, लालच दो। ये लालच तो इन्होंने जानबूझ के इसका नाम रख दिया, ये लालच थोड़ी है, ये तो मोटिवेशन है कायदे से। पर फिर भी ग्रीड योरसेल्फ। या जिम जाने के ऊपर उदाहरण लेता हूँ, बोले जी मेरी आंख नहीं खुलती, क्या करें? मैंने कहा बोले जिम जाना पर आंख ही नहीं खुलती। मैंने कहा अपने आप को लालच दो कि यार जिम जाऊंगा, बॉडी फिट रहेगी, गुड लुकिंग लगूंगा और बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसा कपड़े अच्छे लगेंगे, दुनिया देख के कहेगी यार ये तो बस 25 साल के लग रहे हैं, तो फिर आप बताओगे मैं 35 का हूँ, अरे नहीं यार लगते ही नहीं। लालच लालच। तो मैंने कहा वो लालच आपकी आंख खुलवाएगा। एक ने मुझसे सवाल पूछ लिया, सर लालच भी काम ना करे, ग्रीड काम ना करे, तो मेरा फेवरेट जो पॉइंट है वो है एस, स्लैप योरसेल्फ। चाटा मारे, मजबूर करो। ओके दीपक भाई, मुझे 15 साल हो गए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। ईश्वर की कृपा से तमाम बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग देता हूँ, लीडर्स को ट्रेन करता हूँ, वीपी CEO साहब सबको, मिड मैनेजमेंट को लीडरशिप पर, बिजनेस पर, सेल्स पर ट्रेनिंग देता हूँ। पर मुझसे ज़िंदगी में जो आज तक सबसे बेहतरीन सवाल पूछा गया है वो इंदौर के एक कॉलेज में एक लड़के ने सवाल पूछा था। इंजीनियरिंग कॉलेज था, मैं स्लैब समझा रहा हूँ क्या है। तो मैं वहाँ एक बोल रहा था कि भाई 3 तरह की विल पावर होती हैं, एक आइस विल पावर, एक चॉकलेट विल पावर और एक आयन विल पावर। नाम से ही समझ गए होंगे। आइस जरा से में पिघल गई, चॉकलेट 2-4 दिन चली, और आयन मतलब लो इच्छा शक्ति। तो मैंने अपने सेमिनार में बोला दीपक भाई कि अगर कामयाब होना है तो आपके अंदर कौन सी विल पावर होनी चाहिए? आयन विल पावर। एक बच्चे ने हाथ उठाया, बोले सर आप हमें 1.5 घंटे के सेमिनार में एक बात बता के जा रहे हो कि अगर कामयाब होना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? आयन विल पावर। मेरा एक सवाल है। बोले, मैंने कहा पूछो बेटा। बोले सर अगर मेरे अंदर आपका सेमिनार अटेंड करने से पहले ही आयन विल पावर है तो आपका सेमिनार 1.5 घंटे अटेंड करके मुझे क्या मिला? ये तो मेरे अंदर पहले से ही थी। और अगर मेरे अंदर आइस विल पावर है तो आपका सेमिनार अटेंड करके मुझे क्या मिला? भाई ऐसा थोड़ी है कि आपने मुझे कोई ऐसी बात, आपके सेमिनार से पहले हम क्या सोच रहे थे कि कामयाब होना है तो आइस विल पावर होनी चाहिए। बोले ये बात तो मुझे पहले भी पता थी, मुझे तो ये बताओ मेरी तो आइस विल पावर है, इसे आयन विल पावर में कन्वर्ट करूं कैसे? इस बर्फ जैसी इच्छा शक्ति को लोहे जैसी इच्छा शक्ति कैसे बनाऊं? अब जो ईश्वर की कृपा थी, मेरा जवाब सुनिए दीपक भाई। तो वहाँ वो एक नहीं होते पिलर्स बने हुए थे, हॉल था वो, पिलर बने हुए थे। तो मैंने पूछा यार ये जो पिलर हैं ये कैसे बनाए गए होंगे? अब क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। बोले सर होता क्या है कि जब कोई पिलर बनाना होता है, ऐसा कोई भी वो बनाना होता है, तो पहले इसके चारों तरफ एक फ्रेम बनाते हैं स्टील का या लोहे का, और उसमें फिर मसाला डाल देते हैं। मैंने कहा फ्रेम, मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे बोले सर वो तो हटा देते हैं ना 5-10 दिन बाद। मैंने यार हटा देते हैं तो फिर लगाया ही क्यों था? अब थोड़ा इरिटेट हो गया लड़का। बोले सर ये आप कैसी बात कर रहे हो, वो तो शुरू में लगाया जाता है फिर हटा देते हैं। मैंने अरे फिर हटाना ही था तो लगाया क्यों? तो बड़ा बोला अरे सर शुरू में जो मसाला होता है वो कैसा होता है, कमज़ोर होता है ना, मुलायम होता है, तो 5-10 दिन जब वो इस फ्रेम में रखते हैं तो वो मजबूत हो जाता है, फिर फ्रेम हटा देते हैं। तो मैंने कहा सुन भाई, जब तक तेरे अंदर का मसाला कमज़ोर है ना, जब तक तेरे अंदर का मसाला मुलायम है, तब तक बाहर ज़बरदस्ती के फ्रेम लगा के रख। तो ये डायलॉग बाजी में मत फंस दुनिया के कि अंदर से मजबूत बनो, अंदर से मजबूत बनो। आज तक ऐसा धरती पे इतिहास हुआ नहीं है। तो जब तक आप अंदर से कमजोर हैं, आपकी आइस विल पावर है, तब तक अपने आप को क्या करिए, बाहर से मजबूर करिए, स्लैप करिए। अब कैसे मजबूर करें? आपकी 5 बजे आंख नहीं खुलती, छोटे भाई से कह के सो जाओ कि अगर मैं 5 बजे ना उठूं तो चांटा मार के उठाना। पिछले 12 साल से छोटा भाई तो इसी दिन के तो सपने देख रहा था। मैं गारंटी देता हूँ 4:59 पे आपके गाल के ऊपर ऐसे चांटा लेके बैठा होगा। और जिस दिन 2-4 चांटे लग गए, तीसरे दिन आपकी आंख 2:45 बजे खुलनी शुरू हो जाएगी। स्लैप योरसेल्फ। जब मैं इंग्लिश पढ़ाता दीपक भाई, मुझसे बच्चे पूछते थे सर हम इंग्लिश कितने दिनों में सीख जाएंगे? मैंने कहा दिन तो पता नहीं, पर 3 चांटों में सीख जाओगे। बोले जी मतलब? मैंने कहा जितने भी अपने दोस्त आसपास के घर वाले हैं ना, सबसे बोल दो मैं हिंदी में बात करूं, मतलब मैं इंग्लिश में ना बोलूं तो मुझे चांटा मारें। मैंने कहा तीसरे चांटे में तुम्हारा इमोशन निकलेगा, एक्सक्यूज मी व्हाई आर यू स्लैपिंग मी? मगर भूल जाओगे तुम सब कुछ। जब तक आप बदलने के नाम पर दीपक भाई सबसे बड़ी गलती हमें ये सिखा दी गई, अंदर से बदलो। क्योंकि इतना समय नहीं है, पर शॉर्ट में बता देता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया हम सब ने पढ़ा है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमेशा उसी अवस्था में बनी रहेगी जिसमें है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव की पहली शर्त है एक्सटर्नल फोर्स।
आपकी सुबह 5 बजे आंख नहीं खुलती, डर अपने आप को क्या करिए, मजबूर करिए, घर वालों से बोल के सो जाइए मम्मी पानी डाल देना, पड़ोसी से बोल के सो जाइए, दोस्त से अपने से 5 बजे ना उठो ना तो 5 रुपये का फाइन, मुझसे 100 रुपये फाइन ले लेना, अपने आप आ जाएगी। 2 दिन नहीं उठोगे 200 रुपये दोगे, अपने आप तीसरे दिन आँख खुलेगी। एक ने पूछा सर स्लैप यानी ये भी काम ना करे तो भी आँख ना खुले तो फिर मैंने कहा टी, थ्रेट योरसेल्फ, थ्रेट, धमकाइए, डराइए। अगर मैं सुबह जिम नहीं गया, एक्सरसाइज नहीं करी तो बुढ़ापा अस्पताल में कटेगा, शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएंगी, ओबेसिटी हो जाएगी, 55 साल के बाद अस्पताल में पड़ा रहूँगा, बच्चे कभी देखने भी नहीं आएंगे, एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा, ज़िंदगी नरक में गुजर जाएगी। अगर मैंने पॉडकास्ट रेगुलर नहीं की, ऑनलाइन सेशन प्रॉपर नहीं लिए, कंटेंट पे मेहनत नहीं करी, स्टूडेंट तो डराइए ना कि अगर मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ूंगा, बोर्ड में एग्जाम्स में मेहनत नहीं करूंगा तो मजदूरी करनी पड़ जाएगी। आप बिजनेसमैन हो तो खुद को डराइए ना, डेली ऑफिस नहीं जाऊंगा, डेली अपनी कंपनी में नहीं जाऊंगा, दुकान पे नहीं जाऊंगा तो भैया मेरी दुकान नहीं चलने की है। आप एम्प्लॉई हो तो खुद को डराइए ना, ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, काम परफॉर्म नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम नहीं करूंगा तो नौकरी चली जाएगी। थ्रेट योर सेल्फ, जी, ग्रीड योर सेल्फ, स्लैप योर सेल्फ, टी, थ्रेट योर सेल्फ। दीपक भाई एक ने मुझसे ये भी पूछ लिया, सर फिर थ्रेट से भी आंख ना खुले तो क्या करें, फिर भी ना उठे तो क्या करें। मैंने कहा बेटा अब तू 8 बजे ही सो जा, तुझे एक बार भगवान ही उठाएंगे। तो जिसकी आंख ना ग्रीड से खुल रही, ना स्लैप से खुल रही, ना थ्रेट से खुल रही, उसे दुनिया का कोई पॉडकास्ट, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं उठा सकता। उसका केस सीधा एक बार किसके पास जाएगा। मैं तो बस ये दुआएं करूंगा कि भगवान करे हम में से 99% लोगों का केस हमसे ही सिमल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास सीधा केस किस पे जाता है, ऊपर वाले के पास। और जब ऊपर वाला उठाता है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वाह सर, मज़ा आ गया सर, जी दीपक, कमाल कर दिया सर आपने। जीएसटी, क्लियर, मैप और जीपीटी सब कुछ एकदम बहुत क्लियरली आपने समझाया। तो हमने गोल्स के बारे में सीखा, हैबिट्स के बारे में हमने सीखा, गोल सेटिंग, गोल आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, उससे अचीव कैसे करें, जल्दी कैसे अचीव करें, डर के बारे में आपने काफ़ी चीज़ क्लियर की। तो मज़ा आ गया सर आपके साथ पॉडकास्ट करके। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मौका देने के लिए। सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।